मेरे पति की पुरानी दाई माँ जब अपने गांव वापस लौट रही थीं, तो वो अचानक मुझसे मिलने आईं। लेकिन जाते जाते उन्होंने मुझे पीठ पीछे एक ऐसी सीक्रेट चेतावनी दी जिसने मेरे होश उड़ा दिए। उन्होंने मुझसे कहा था, बहू जी, इस बूढ़ी दासी ने इस परिवार की पूरे 20 सालों तक वफादारी से सेवा की है। वैसे तो मुझे आप लोगों के आपसी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूं कि आप दिल की बेहद साफ और एक अच्छी इंसान हैं। इसीलिए यहां से हमेशा के लिए जाने से पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहती हूं। आप जीवन में चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन अपने पति के उस सीक्रेट स्टडी रूम के भीतर कभी कदम मत रखना। मैं उस वक्त सोच में पड़ गई थी कि आखिर मेरे पति के उस स्टडी रूम की चार दीवारी के पीछे ऐसा कौन सा खौफनाक राज छिपा हुआ है। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मेरी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। मुझे अपनी सांसें थमते हुए महसूस होने लगीं। दर्द के मारे मेरा पूरा बदन टूटने लगा और मैंने तड़पते हुए अपने पति को आवाज दी, अजी सुनते हो? कृपया करके मुझे बचाइए। तुम बेवजह तमाशा करना बंद करो प्रिया। हमारी राजमाता ने नेहा के पारिवारिक बैकग्राउंड और उसकी लाचारी पर तरस खाकर ही उसे मुझे सौंपा है। तुम बस इस स्प्रिंग फेस्टिवल के खत्म होने का इंतजार करो। मैं खुद तुम्हें अपने साथ लेकर राजमाता के दरबार में जाऊंगा और उनसे हाथ जोड़कर ये गुजारिश करूंगा कि वो तुम्हें इस घर की एक सम्मानित बड़ी रखैल या कंसॉर्ट के रूप में स्वीकार कर लें। राहुल भाई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब मेरी ही खराब किस्मत की वजह से हो रहा है। दीदी प्रिया आज मेरी ही वजह से इतनी ज्यादा उदास और नाराज हैं। मुझे माफ कर दीजिए। नेहा, इसमें तुम्हारी रत्ती भर भी गलती नहीं है। तुम चुप रहो। प्रिया, तुम थोड़ी समझदारी दिखाओ और इस एक बार मुझ पर भरोसा रखो। जब मेरी आंखें झटके से खुलीं, तो मुझे एहसास हुआ कि समय का चक्र पीछे घूम चुका है और मेरा दोबारा जन्म हुआ है। अपनी उस पिछली जिंदगी में मैंने राहुल के इन झूठे वादों पर अंधा भरोसा किया था। राजमाता के आदेशों के खिलाफ जाकर उस शाही शादी के रिश्ते को ठुकरा दिया था, जिसका अंजाम यह हुआ कि मैं अंत में उसके स्टडी रूम के दरवाजे पर तड़प तड़प कर मर गई। लेकिन इस नई जिंदगी में मैं तुम्हारे इन मीठे झूठों पर दोबारा कभी यकीन नहीं करूंगी और ना ही मैं आज के बाद कभी इस राहुल के घर की चौखट पर अपना कदम रखूंगी। मैं तुम्हारी इन हरकतों से बिल्कुल भी उदास या परेशान नहीं हूं राहुल। हमारी राजमाता ने बहुत पहले ही आधिकारिक तौर पर मेरी शादी रोहन के साथ तय कर दी है, जो इस साम्राज्य के प्रिंस का इकलौता वारिस है। मैं अब तुम्हारे इस घर के गंदे आंगन में बाकी औरतों की तरह भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आऊंगी। अपनी इस वफादार और बराबर की पत्नी बनने का ये झूठा सम्मान तुम किसी दूसरी औरत को दे दो। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रिया, तुम इस तरह की बकवास बातें करना तुरंत बंद करो। तुम इसी वक्त राजमाता के दरबार में जाओ और उनसे साफ साफ कह दो कि तुम्हारी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है, ताकि तुम किसी भी तरह रोहन के साथ होने वाले इस शादी के रिश्ते को रद्द करवा सको। क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं साक्षात राजमाता के इस अटूट विश्वास और उनकी इस असीम कृपा के लिए पूरे दिल से उनका आभार व्यक्त करती हूं। प्रिया, क्या तुम्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा है कि तुम इस भरे दरबार में क्या बोल रही हो? युवा जनरल राहुल, राजमाता का यह शाही हुक्मनामा अब पूरी तरह से जारी हो चुका है। इसीलिए आज के बाद हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में पूरी तरह आजाद हैं और हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है। भविष्य में मुझे इस तरह इतने करीब आकर पुकारने की धृष्टता मत करना। अपनी सीमा में रहो। प्रिया, क्या तुम्हारा यह नाटक अभी तक खत्म नहीं हुआ है? राजमाता अब भी ज्यादा दूर नहीं गई है। अगर तुम अभी भी दौड़कर उनके पास जाओ तो इस शादी को रुकवाने के लिए अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। कैचअप किस लिए? रोहन के साथ अपनी शादी को रुकवाने के लिए, ताकि मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हारी और नेहा की भव्य शादी होते हुए देख सकूं। दीदी प्रिया, ये सब मेरी ही गलती है। कृपया करके राहुल भाई के खिलाफ गुस्से में आकर अपनी पूरी जिंदगी की खुशियों को दांव पर मत लगाइए। तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें यहां बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। प्रिया, नेहा तो सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही है। तुम्हारा यह बर्ताव आखिर क्या दिखाता है? तुमने इस भरे समाज के सामने रोहन के साथ शादी का रिश्ता सिर्फ इसलिए स्वीकार किया है ताकि तुम जानबूझकर नेहा को बदनाम कर सको और सब उसे घर तोड़ने वाली औरत समझे। तो इसका मतलब युवा जनरल राहुल को सिर्फ नेहा की बदनामी की चिंता है।
मेरी खुशियों की नहीं। तुम पूरी तरह से पागल हो चुकी हो। कपड़े का ये टुकड़ा काटकर मैं आज तुमसे अपने सारे रिश्ते हमेशा के लिए खत्म करती हूँ राहुल। आज के बाद हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में अलग हैं और हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं होगा। प्रिया, प्रिया, तुम होश में तो हो? आखिरकार तुम्हें होश आ गया। डॉक्टर ने कहा था कि तुम बहुत ज्यादा गुस्से और तनाव की वजह से अचानक बेहोश हो गई थी। अब अपना ये बचपना बंद करो। कल सुबह मैं खुद तुम्हारे पिता को दरबार में भेजूंगा ताकि वो महाराज से कहकर रोहन के साथ होने वाली इस शादी को रद्द करवा सकें। रोहन के साथ इस शादी को रद्द करवाने के बाद क्या होगा राहुल? जाहिर है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, जैसे हमारे पिछले 8 सालों का प्यार था। भला मैं तुम्हें किसी और से शादी करते हुए कैसे देख सकता हूं? बस तुम एक बार रोहन के साथ इस शादी को रुकवा दो, बाकी सारी चीजें मैं खुद संभाल लूंगा। ये इंसान नेहा के साथ होने वाली अपनी खुद की शादी के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। इसका इरादा बिल्कुल साफ है कि ये चाहता है कि पहले मैं अपनी शादी रुकवा दूं और फिर ये मुझे बहला फुसलाकर अपने घर में एक मामूली रखैल बनाकर रख सके। राजमाता का शाही आदेश जारी हो चुका है राहुल, और मैं युवा जनरल राहुल के इन स्वार्थी मंसूबों के सामने कभी नहीं झुकूंगी। कृपया करके अब तुम यहां से चले जाओ। प्रिया, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। क्या तुम सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए अपनी पूरी जिंदगी और अपनी शादी को दांव पर लगा रही हो? चिनलैंग, हमारे इस मेहमान को बाहर का रास्ता दिखाओ। युवा जनरल राहुल, हमारी मालकिन को अब आराम करने की जरूरत है। कृपया आप यहां से चले जाइए। बेटी प्रिया, अगर तुम सचमुच रोहन के परिवार में शादी नहीं करना चाहती, तो चाहे इसके लिए हमारे पूरे परिवार को कितना भी बड़ा खतरा क्यों न उठाना पड़े, तुम्हारे पिता कल ही महाराज के पास जाकर इस शादी के आदेश को रद्द करने की भीख मांगेंगे। बस तुम एक बार कह दो, मां, मैंने अपना अंतिम फैसला कर लिया है। जब इस रिश्ते से सारा प्यार और सम्मान ही खत्म हो चुका है, तो मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। रोहन मेरे लिए एक बहुत अच्छा जीवन साथी साबित होगा। अपनी पिछली जिंदगी में मेरे माता पिता ने मेरी वजह से समाज के ताने सहे थे और दुख के मारे दम तोड़ दिया था, लेकिन इस जिंदगी में मैं उन गलतियों को कभी नहीं दोहराऊंगी। और राहुल, तुम्हारे उस स्टडी रूम के भीतर जो भी खौफनाक राज छिपा है, उसे भी मैं एक दिन सबके सामने लाकर रहूंगी। प्रिया, क्या तुम सचमुच राहुल के साथ अपने इस रिश्ते के टूटने से पूरी तरह ठीक हो चुकी हो? जिस तरह युवा जनरल राहुल कुछ देर पहले तुम्हारी तरफ देख रहा था, ऐसा लग रहा था मानो वो तुम्हें जिंदा निगल जाना चाहता हो। आज हम यहाँ सिर्फ कविताओं और शायरी पर चर्चा करने आए हैं सहेली। किसी और का नाम लेकर आज का मूड खराब मत करो। बिल्कुल सही कहा। हमारी प्रिया अब इस साम्राज्य के होने वाले वारिस की मंगेतर है। अब वो भला उस इंसान की परवाह क्यों करेगी जिसका दिल किसी और औरत के लिए धड़कता हो? मिस प्रिया, कृपया करके आप तुरंत सामने वाले आंगन में चलिए। युवा जनरल राहुल और लॉर्ड यंग के बीच बहुत भयानक लड़ाई हो रही है। अगर किसी ने उन्हें नहीं रोका तो आज कोई न कोई मारा जाएगा। तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? राहुल का गुस्सा पूरा शहर जानता है। इस वक्त सिर्फ आप ही हैं जो वहां जाकर उन्हें शांत कर सकती हैं। कृपया चलिए और इस अनहोनी को रोक लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। राहुल भाई, क्या आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। मैंने आपको इस मुसीबत में घसीटा और आपको ये शारीरिक चोट झेलनी पड़ी। कोई बात नहीं नेहा, तुम रोना बंद करो। तुम्हारी आंखें लाल हो चुकी हैं। तुम वहीं रुक जाओ। क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम यहां से जा सकते हो? तुमने आज भरे समाज में नेहा को बदनाम किया है। तुम्हें सबके सामने उससे माफी मांगनी होगी। जनरल राहुल, मेरी बहन कल रात घर लौटने के बाद से लगातार रो रही है। क्या मैंने उस पर कोई झूठा आरोप लगाया है जो मैं माफी मांगूं? ऐसा लगता है कि जो सबक मैंने तुम्हें अभी दिया वो तुम्हारे लिए काफी नहीं था। शांत हो जाइए जनरल, गुस्से में आकर कोई कदम मत उठाइए। मिस नेहा, मुझसे भूल हो गई थी। मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांगता हूं। लॉर्ड यंग, आप बहुत ज्यादा उदार हैं। अगर नेहा को थोड़ा सा दुख झेलना भी पड़े तो कोई बात नहीं, बशर्ते आपके और राहुल भाई के बीच के संबंध खराब ना हो। नेहा वाकई बहुत समझदार है। इसका दिल कितना साफ है। लॉर्ड यंग को बहुत गंभीर चोटें आई हैं। अगर इलाज में थोड़ी भी देरी हुई तो ये घाव हमेशा के लिए रह जाएगा। चिनलैंग, लॉर्ड यंग को हमारी बग्घी में बैठाओ और तुरंत इलाज के लिए शहर के पूर्वी अस्पताल लेकर जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस प्रिया। प्रिया, तुम अच्छे से जानती हो कि इस इंसान ने अभी अभी नेहा के साथ बदतमीजी की है।
फिर भी तुम जानबूझकर इसकी मदद कर रही हो। क्या तुम सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए ये सब कर रही हो? जनरल राहुल को सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहिए। चिनलैंग, इन्हें गाड़ी में बैठाओ। प्रिया, अगर तुमने आज इसकी मदद करने की जुर्रत की तो भविष्य में चाहे तुम रोहन के साथ अपनी शादी को तोड़कर मेरे पास रोते हुए भी आओगी, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। राहुल भाई, आप गुस्से में अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। दीदी प्रिया बस अपनी जिद के आगे झुकने को तैयार नहीं है। जिद के आगे झुकने को तैयार नहीं है? मैं भी देखना चाहता हूं कि वो अपना ये नाटक कब तक जारी रख सकती है। मिस प्रिया, ये जनरल राहुल तो बहुत ज्यादा घमंडी है। इसकी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने ये कहने की कि आप एक दिन रोते हुए उसके पास गुहार लगाने आएंगी? एक स्वार्थी इंसान को हमेशा यही लगता है कि पूरी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमती है। क्या लॉर्ड यंग को अस्पताल पहुंचा दिया गया है? हाँ मालकिन, उन्हें भेज दिया गया है और मैंने कुछ दवाएं भी छोड़ दी हैं। डॉक्टर ने कहा है कि चोटें ऊपरी हैं और वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। शारीरिक चोटें तो आसानी से ठीक हो जाती हैं चिनलैंग, लेकिन एक बार खराब हुई प्रतिष्ठा कभी वापस नहीं सुधरती। लॉर्ड यंग के पिता इस साम्राज्य के बहुत बड़े अधिकारी हैं और राहुल ने सरेआम सड़क पर मारपीट करके उनके पूरे पद का अपमान किया है। मालकिन, आपके कहने का क्या मतलब है? घमंड और अहंकार की कीमत इंसान को देर सवेर चुकानी ही पड़ती है चिनलैंग। राहुल भाई, ये पन्ने का कंगन बहुत ज्यादा कीमती है। नेहा इस लायक नहीं है, मैं इसे नहीं ले सकती। नेहा, जब तक तुम्हें यह पसंद है, इस पूरे शहर की कोई भी धन दौलत या प्राचीन एंटीक चीज क्यों ना हो, मैं वो सब तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। इन पिछले कुछ दिनों से युवा जनरल राहुल लगातार नेहा के साथ मंदिरों के मेलों और त्योहारों में घूम रहा है। वो दोनों बहुत खुश लग रहे हैं। कुछ लोग बाहर से बहुत घमंडी और मजबूत दिखने का नाटक करते हैं, लेकिन कौन जानता है कि वो अकेले में कितना रो रहे हैं। प्रिया चाहे जितना भी दूर रहने का नाटक कर ले, अंत में तो उसे रोहन के साथ अपनी शाही शादी तोड़नी ही पड़ेगी और हमारे राहुल भाई के घर में एक मामूली रखैल बनकर आना ही पड़ेगा। मालकिन, मैंने उस अफवाह की जांच कर ली है जो कल रात से फैली हुई है। राहुल ने शराब के नशे में धुत होकर सरेआम लोगों के सामने डींगे हाँकी हैं। उसने कहा है कि आप उससे बेइंतहा प्यार करती हैं और देर सवेर आप खुद रोते हुए उसके पैर पकड़कर रखैल बनने की भीख मांगेंगी। 8 सालों का पुराना रिश्ता और वो इसका पूरा फायदा उठा रहा है। प्रिया कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? कहीं इनका जमीर तो नहीं कांप गया? चिनलैंग, इन दोनों परिवारों के नाम नोट कर लो जो यहां बैठकर गॉसिप कर रहे हैं। अब हमें घर वापस चलना चाहिए। पिताजी, आपकी बेटी आपसे एक गुजारिश करना चाहती है। बेटी प्रिया, बाहर जो अफवाहें चल रही हैं वो सब मैंने सुन ली हैं। उस राहुल ने अपनी सीमाएं पार कर दी हैं। मैं खुद किसी को भेजकर उसे चेतावनी देने वाला था। पिताजी, सिर्फ एक चेतावनी काफी नहीं होगी। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कल सुबह के शाही दरबार में आप सरेआम उस राहुल के पूरे परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं। शिकायत किस बात की बेटी? शाही दरबार में शिकायत इस बात की होनी चाहिए कि राहुल के परिवार ने अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दिए, जिसके कारण उसने शराब के नशे में धुत होकर राजमाता द्वारा तय की गई एक शाही शादी का सरेआम मजाक उड़ाया। और साथ ही उन दोनों लड़कियों के पिताओं के खिलाफ भी शिकायत कीजिए जो वहां बैठकर गॉसिप कर रही थीं कि उन्होंने अपनी बेटियों को तमीज नहीं सिखाई। जब राहुल ने मेरी प्रतिष्ठा का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करने की जुर्रत की है तो उसे यह पता होना चाहिए कि इसकी कीमत वो कभी चुका नहीं पाएगा। मैं इसी वक्त ये शिकायत पत्र लिखता हूं बेटी। तुम बिल्कुल जाहिल और बदतमीज इंसान हो राहुल। प्रिया के पिता ने आज सरेआम शाही दरबार में हमारे खिलाफ शिकायत पत्र सौंप दिया और महाराज ने गुस्से में आकर पूरे समाज के सामने हमें दंडित करने का आदेश जारी कर दिया है। हमारे पूरे परिवार की प्रतिष्ठा को तुमने मिट्टी में मिला दिया है। इसी वक्त सेना के कैंप में जाओ और अपनी ट्रेनिंग शुरू करो। जब तक मेरा सैन्य आदेश न मिले तुम इस शहर में एक कदम भी नहीं रखोगे। प्रिया, सिर्फ मुझे अपने सामने झुकाने के लिए तुमने अपने पिता का इस्तेमाल करके मेरे खिलाफ दरबार में शिकायत करवा दी। प्रिया, तुमने अपने पिता से कहकर दरबार में मुझे बदनाम करवा दिया। अब तो तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाना चाहिए। मेरा नेहा के साथ घूमना सिर्फ तुम्हें चिढ़ाने के लिए था। मैंने तुम्हारे पसंद के हिसाब से उस पुराने महल को दोबारा सजवा दिया है। नेहा की प्रतिष्ठा अब खराब हो चुकी है।
इसलिए मजबूरी में मुझे उससे पहली पत्नी के रूप में शादी करनी पड़ रही है। लेकिन जब तुम इस घर में एक प्रतिष्ठित बड़ी रखैल बनकर आओगी, तो आधिकारिक पदवी को छोड़कर तुम्हें वो हर एक मान सम्मान मिलेगा जो एक पहली पत्नी को मिलता है। नेहा इस घर की मुख्य मालकिन है, इसलिए तुम्हारा उस मुख्य महल में रहना नियमों के खिलाफ होगा। तुम फिलहाल के लिए इस साइड वाले छोटे आंगन में रहो और कोई तमाशा मत खड़ा करो। राहुल, तुमने मेरी और मेरे परिवार की प्रतिष्ठा को समझ क्या रखा है? चिन लैंग, इसे इसी वक्त हमारे घर से धक्के मारकर बाहर निकालो। प्रिया, अपना ये बचपना और तमाशा करना बंद करो। 3 दिनों के बाद होने वाले पोलो मैच में राहुल और नेहा एक साथ जा रहे हैं। हमें वहां जाकर फालतू की मुसीबत मोल क्यों लेनी चाहिए? मेरा इस बार वहां जाना राहुल के लिए नहीं है चिनलैंग। अपनी पिछली जिंदगी में जब तुम मारे गए थे, तो उसके बाद जिस दासी पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वो इस जन्म में समय से पहले ही नेहा के पास दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में मेरी मौत के पीछे कोई और ही गहरी साजिश छिपी हुई थी। जाओ और पता करो कि क्या नेहा ने हाल ही में कोई नई दासी खरीदी है। 3 दिनों बाद मैं उस पोलो मैच में उसे देखना चाहती हूं। मालकिन, हम जिस दासी को ढूंढ रहे हैं, वो इन दासियों के बीच मौजूद नहीं है। वो इस वक्त उसे सबके सामने इसलिए नहीं ला रही है क्योंकि उसे डर है कि कहीं मुझे शक न हो जाए। चलो, अब घर वापस चलते हैं। प्रिया, मैं जानता था कि तुम यहां जरूर आओगी। कुछ दिनों पहले तुमने चाहे जितना भी तमाशा किया हो, लेकिन आखिर तुम मेरे पीछे पीछे यहां आ ही गईं। दीदी प्रिया, जब आप यहां आ ही चुकी हैं और आपकी घुड़सवारी भी इतनी बेहतरीन है, तो क्यों ना आप मुझे भी घुड़सवारी सिखा दें, ताकि भविष्य में मेरी वजह से राहुल भाई के परिवार को समाज में शर्मिंदा ना होना पड़े। नेहा बिल्कुल सही कह रही है प्रिया, इसमें थोड़ा अपनी तरफ से भी प्रयास करो। इसे भविष्य में इस घर की पहली पत्नी का हाथ बंटाने की तैयारी समझो। अगर तुम इसे अच्छे से सिखा दोगी तो कल ही मैं किसी को भेजकर उस महल की चाबियां तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। एक बार जब तुम हमारे घर आ जाओगी, तो नेहा तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करेगी। दीदी प्रिया, भविष्य में पत्नी और रखैल के रूप में हम दोनों एक ही मन से रहेंगे और राहुल भाई की अच्छे से सेवा करेंगे। भले ही मैं इस घर की पहली पत्नी हूं, लेकिन मैं आपके साथ कभी सौतेला व्यवहार नहीं करूंगी। तुम्हारी जैसी औरत को बहन कहना तो दूर, मैं देखना भी पसंद नहीं करती। तुम्हारे पिता सिर्फ 5वें दर्जे के एक मामूली दरबारी संगीतकार हैं, जिनकी हैसियत मेरे परिवार की चौखट छूने की भी नहीं है, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपनी बहन कहने के लायक हो। दीदी, अगर आपको मेरा छोटा बैकग्राउंड पसंद नहीं है, तो मैं आपको उस नाम से नहीं बुलाऊंगी, लेकिन भरे समाज में आपको मुझे इस तरह जलील करने की क्या जरूरत थी? प्रिया, नेहा ने तो तुमसे सिर्फ प्यार और बड़प्पन से बात की थी, लेकिन तुम जानबूझकर अपने ऊंचे पद और घमंड का इस्तेमाल करके इसे दबाने की कोशिश कर रही हो। अपने पद का इस्तेमाल करके कौन किसे दबाने की कोशिश कर रहा है? इस बहस की आवाज मुझे बहुत दूर तक सुनाई दे रही थी। प्रणाम प्रिंस यान। युवा जनरल राहुल तो वाकई बहुत भाग्यशाली हैं। आपके पास न सिर्फ एक बेहद सुशील और सुंदर मंगेतर है, बल्कि एक ऐसी वफादार साथी भी है जो आपके लिए पूरी तरह समर्पित है। घर में दोनों का ये सुख पाना सचमुच दूसरों के लिए जलन की बात है। प्रिंस, आप हमारी झूठी तारीफ कर रहे हैं। मुझ में तो मामूली से गुण हैं। मैं तो बस राहुल भाई के प्यार और भरोसे के सहारे जी रही हूं। यहां सिर्फ खड़े रहने में क्या मजा है? राहुल, आज मेरा हाथ थोड़ा आजमाने का मन कर रहा है। क्यों ना हम दोनों मिलकर पोलो का एक मैच खेलें? मैं और मेरी मंगेतर एक टीम में होंगे। राहुल, तुम अपनी होने वाली पहली पत्नी को साथ लाओगे या अपनी इस बेहद चहेती रखैल को मैदान में उतारोगे? मैं स्वाभाविक रूप से इस मैच में नेहा को ही अपने साथ रखूंगा। प्रिंस, आप मेरी काबिलियत को कुछ ज्यादा ही आंक रहे हैं। मुझसे तो घोड़े पर चढ़ा भी नहीं जाता। दीदी प्रिया की घुड़सवारी बहुत शानदार है। ये बिल्कुल सही होगा कि राहुल भाई के साथ मैदान पर वो जाएं। प्रिया को अपने और राहुल के मामलों के बीच में एक ढाल की तरह इस्तेमाल करना बंद करो। मिस नेहा, जब आपको घोड़े पर चढ़ना तक नहीं आता, तो आप इस पोलो के मैदान में आखिर करने क्या आई हैं? क्या यहां सिर्फ गेंदें उठाने आई हैं? प्रिया, एक तो तुम अपने ऊंचे पद का इस्तेमाल करके दूसरों को दबाती हो, ऊपर से तुम्हें बात करने की बुनियादी तमीज तक नहीं है। अगर तुम्हारी इस मैच को खेलने की इच्छा नहीं है, तो माफी के तौर पर अपना ये चितकबरा घोड़ा नेहा को दे दो। ये बहुत ही कीमती और खास घोड़ा है राहुल, जिसे मेरे पिता ने बहुत बड़ी रकम खर्च करके मेरे लिए ढूंढा था। मैं ये घोड़ा इसे क्यों दूं?
मैं इस घोड़े के बदले तुम्हें अपना घोड़ा देने के लिए तैयार हूं प्रिया। ये चितकबरा घोड़ा बहुत शांत है और नेहा के लिए बिल्कुल सही रहेगा। एक अंधा और बेकार घोड़ा मेरे इस शानदार घोड़े की बराबरी कभी नहीं कर सकता। राहुल, क्या तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो? प्रिंस, मेरी तबीयत कुछ ठीक महसूस नहीं हो रही है। मैं इस पोलो मैच में आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। मुझे जाने की अनुमति दीजिए। आज पोलो के मैदान में आपने उस तीर से प्रिंस यान का जरा सा भी सम्मान नहीं रखा। वो इस वक्त सिर्फ एक प्रिंस है। मेरे परिवार को उनके मूड की कोई परवाह नहीं है। चिनलैंग, जाओ और पता करो कि क्या नेहा की चूनताओ नाम की कोई कजिन है जो बहुत गरीब है और जड़ी बूटियां बेचकर अपना गुजारा करती है। जी मालकिन, मैंने नोट कर लिया है। मैं घर पहुंचते ही इसकी जांच करवाती हूं। मालकिन, हमें चूनताओ के बारे में कुछ सुराग मिले हैं जिसे ढूंढने के लिए आपने कहा था। मैंने उसके गांव में अपने लोगों को नजर रखने के लिए कह दिया है। इन पिछले 2 दिनों से राहुल के घर में क्या चल रहा है चिनलैंग? राहुल ने उस महल का काम बीच में ही रुकवा दिया है। बाहर हर जगह यही चर्चा हो रही है कि आपने पोलो मैच में उसका अपमान किया है और जब आप एक रखैल बनकर उसके घर जाएंगी तो आपको बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे। उन्हें जो बकवास करनी है करने दो चिनलैंग। दीदी प्रिया, राहुल भाई ने उस दिन सिर्फ गुस्से में आकर वो कदम उठाया था। कृपया करके उसे दिल पर मत लीजिए। भविष्य में जब आप हमारे परिवार का हिस्सा बनेंगी तो हम सबको अपनी आजीविका के लिए उन्हीं पर निर्भर रहना होगा। आपस के खराब रिश्तों से किसी का भला नहीं होने वाला। तुम राहुल के परिवार को अपने लिए एक खजाना समझ सकती हो नेहा, लेकिन मेरा परिवार उन्हें कचरे के समान भी नहीं समझता। दीदी, आप गुस्से में ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इसे बाहर का रास्ता दिखाओ चिनलैंग और साफ साफ कह दो कि आज के बाद यह औरत मेरे घर में दोबारा कदम न रखे। मालकिन, जरा इसे देखिए। ये वही शादी का सेहरा है जिसे मालकिन ने विशेष रूप से आपके लिए बनवाया है। चिनलैंग, बची हुई रकम का भुगतान कर दो। नेहा, ये सेहरा पूरे 1000 सोने के सिक्कों का है। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये याद दिलाने आई थी कि एक रखैल को ऐसा शाही सेहरा पहनने की अनुमति नहीं होती। ये तुम्हारी अपनी दासी की गलती है जिसने इसे ठीक से नहीं पकड़ा। मुझे इसकी पूरी कीमत चुकाओ। अगर एक सिक्का भी कम हुआ तो हम सीधे अदालत में मिलेंगे। राहुल भाई, मैंने तो बस दीदी को यह समझाया था कि उनका यह सेहरा रखैलों के नियमों के खिलाफ है, लेकिन दीदी ने बहुत आक्रामक रुख अपना लिया और जबरदस्ती मुझ पर इसे तोड़ने का इल्जाम लगा दिया। यह सिर्फ एक मामूली सेहरा ही तो है प्रिया। इसके लिए सरेआम ऐसा तमाशा खड़ा करने की क्या जरूरत है? नेहा से माफी मांगो। चिनलैंग, हिसाब लगाओ कि इस सेहरे को कितना नुकसान हुआ है और इसका पूरा बिल सीधे नेहा के घर भिजवाओ। इस सेहरे को बनाने में पूरे 3000 चांदी के सिक्के लगे हैं। प्रिया, एक तो तुम्हें अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं है, ऊपर से तुम नेहा को डराने धमकाने की कोशिश कर रही हो। ये थप्पड़ तुम्हें तमीज सिखाने के लिए है प्रिया। भविष्य में जब तुम हमारे घर आओगी तो दोबारा ऐसी बदतमीजी करने की जुर्रत मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी पर हाथ उठाने की? चिनलैंग, अभी की अभी इसकी रिपोर्ट शहर के कोतवाल से करो। उनसे कहो कि जनरल के बड़े बेटे राहुल ने नेहा द्वारा किए गए 3000 के नुकसान का समर्थन किया है और सरेआम सड़क पर मेरे ऊपर हाथ उठाया है। प्रिया, अगर तुम में हिम्मत है तो रिपोर्ट करके दिखाओ। तुम बस देखती जाओ। राहुल दुकानदार, जमीन पर गिरे एक एक सबूत पर खड़ी नजर रखना। अगर एक मोती भी गायब हुआ तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। महाराज, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत सादगी से बिताई है और मेरी यही एक इकलौती बेटी है जिसे मैंने अपनी आंखों का तारा बनाकर पाला है। राहुल ने सरेआम सड़क पर मेरी बेटी का दहेज बर्बाद कर दिया और भरे बाजार में उस पर हाथ उठाया। मैं आपसे न्याय की भीख मांगता हूं महाराज। जनरल, आपका बेटा कितना घमंडी और बदतमीज हो चुका है। क्या इसी तरह आपने अपने बेटे की परवरिश की है? महाराज, मैं अपने बेटे को सही संस्कार देने में पूरी तरह असफल रहा। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और आपकी सजा स्वीकार करता हूं। राहुल के परिवार की सरकारी तनख्वाह अगले 3 सालों के लिए तुरंत रोकी जाती है और राहुल ने कानून का मजाक उड़ाया है। उसे इसी वक्त सरेआम कोड़े मारने की सजा दी जाए। प्रिया, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारे सामने अपना सिर नहीं झुकाया, तुमने अपने पिता से कहकर मुझे भरे दरबार में कोड़े लगवा दिए। राहुल, क्या यही आपके परिवार का माफी मांगने का तरीका है? मेरे बेटे राहुल को दरबार में कोड़े मारे गए हैं जिससे उसे अपनी गलती का सबक मिल चुका है। जहां तक इस माफी के तोहफे की बात है तो मैंने इसे एक रखैल के स्तर के हिसाब से ही तैयार किया है। वैसे भी वो असली सोने का सेहरा एक रखैल की हैसियत से कहीं ज्यादा बड़ा था।
ये गुलाबी रेशम के कपड़े और तांबे के कंगन प्रिया की हैसियत के लिए बिल्कुल सही है जब वो हमारे घर आएगी। एक बार जब प्रिया हमारे घर की चौखट पार कर लेगी तो हम सब एक ही परिवार बन जाएंगे। फिर इस माफीनामे को लेकर इतना नाटक क्यों करना? बकवास बंद करो। इतनी घटिया और सस्ती चीजें लेकर आप हमारे दरवाजे पर सिर्फ मेरे परिवार को जलील करने आई हैं। श्रीमती राहुल, आप किस मुगालते में जी रही हैं? पूरी दुनिया जानती है कि प्रिया मेरे बेटे राहुल के प्यार में पूरी तरह पागल है। देर सवेर उसे एक रखैल बनकर हमारे ही घर आना पड़ेगा। बकवास। मेरे परिवार की बेटी इस साम्राज्य के प्रिंस के वारिस रोहन से शादी करके वहां की मुख्य मालकिन बनने जा रही है। क्या तुम्हारे परिवार की इतनी औकात भी है कि तुम उसके बारे में सपना भी देख सको? सैनिकों, इन लोगों को धक्के मारकर बाहर निकालो। अगर इस राहुल के परिवार का कोई भी सदस्य दोबारा मेरे घर के आसपास भी दिखे तो उसे लाठियों से पीटकर भगा दो। प्रिया, तुम इतनी एहसान फरामोश हो चुकी हो। याद रखना, अगर तुम भविष्य में रोते हुए मेरे पैर भी पकड़ोगी तो मैं तुम्हें कभी अपने घर की रखैल नहीं बनाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं जनरल के परिवार से हूं। मालकिन, आज सुबह एक बहुत ही मजेदार खबर मिली है। कल रात किसी ने राहुल के सिर पर बोरी डालकर उसे गली में बुरी तरह पीटा है। वो इतना घायल हो चुका है कि उसे एक तख्ते पर लाद कर घर ले जाना पड़ा। सिर पर बोरी डालकर पीटा? हाँ मालकिन, राहुल के परिवार ने रात में ही पुलिस में शिकायत की थी। पुलिस ने पूरी रात छानबीन की, लेकिन हमलावर का एक छोटा सा सुराग या परछाई तक नहीं ढूंढ पाई। समझ नहीं आ रहा कि यह नेक काम किस हीरो ने किया है। इस पूरे शहर में राहुल को सरेआम पीटकर सारे सबूत इतनी सफाई से मिटा देने की हिम्मत रोहन के अलावा और किसमें हो सकती है? चिनलैंग, इस खत को तुरंत प्रिंस रोहन के निवास स्थान पर भिजवाओ और यह सीधे उन्हीं के हाथों में सौंपना। राहुल बहुत घमंडी हो चुका था प्रिया। उसे रास्ते पर लाने के लिए यह पिटाई तो बहुत कम थी। मैं अगले कुछ दिनों में खुद शहर आ रहा हूं और उस वक्त मैं सारे शगुन के तोहफे लेकर तुम्हारे दरवाजे पर आऊंगा ताकि तुम्हें पूरे मान सम्मान के साथ अपनी पत्नी बना सकूं। अपनी पिछली जिंदगी में और इस जन्म में भी राहुल को इस तरह पीटने और सारे सबूत मिटा देने का दम सिर्फ तुम्हारे भीतर ही है रोहन। मालकिन, बाहर नेहा आई है। दीदी प्रिया, मेरे पिता ने मुझे कई दिनों तक घर में बंद रखा था और मैंने अपनी गलती मान ली है। अब तो आपका गुस्सा शांत हो जाना चाहिए। क्या ये सड़क नेहा के परिवार की जागीर है? दीदी, आपके कहने का क्या मतलब है? जब ये सड़क तुम्हारे पिता की नहीं है तो तुम मेरी बग्घी का रास्ता क्यों रोक रही हो? चिनलैंग, कोचवान से कहो कि गाड़ी आगे बढ़ाए। कोचवान, कोड़ा मारो और गाड़ी आगे बढ़ाओ। सामने एक कुत्ता रास्ता रोककर खड़ा है, सीधे इसके ऊपर से गाड़ी निकाल दो। प्रिया, जब तुम इतनी बेरहम हो चुकी हो तो आगे जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। प्रिया, तुम इतनी क्रूर और घटिया कैसे हो सकती हो? कल रात शहर के बाहर पुल के पास नेहा पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया था। तुमने अपनी आंखों से ये सब देखा, फिर भी तुम वहां चुपचाप खड़ी रही और तुमने उसकी कोई मदद नहीं की। डाकुओं ने हमला किया था। तुम नेहा के मुंह से निकले हर एक झूठ पर इतनी आसानी से यकीन कैसे कर लेते हो राहुल? जब मैं वहां पहुंचा तो वो पूरी तरह मिट्टी में सनी हुई थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने खुद मुझसे कहा कि तुम्हारी बग्घी उसी पहाड़ी रास्ते से गुजरी थी। क्या तुम अब भी इस बात से मुकरोगी? जब मैं 9 साल की थी राहुल, तब मुझे कुछ डाकुओं ने अगवा कर लिया था। उस वक्त तुमने मुझे बचाया था और मेरी बेगुनाही साबित की थी। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मुझे डाकुओं से कितनी नफरत है। अगर वहां सचमुच डाकू होते तो मैं कभी चुपचाप खड़ी नहीं रहती। 8 सालों के हमारे इस प्यार पर तुम्हें जरा सा भी भरोसा नहीं है और नेहा के एक छोटे मालकिन, काम हो गया। उन गुंडों ने राहुल के सिर पर बोरी डालकर उसे दोबारा बहुत बुरी तरह से पीटा है। मैंने सुना है कि उसका एक सामने का दांत भी टूट गया है। उसकी शादी कल ही है। मुझे नहीं लगता कि वो इस सूजे हुए चेहरे के साथ समाज के सामने आ पाएगा। राहुल इस पिटाई के बाद पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने तो नहीं गया, लेकिन उसने गुस्से में आकर अपने कमरे का आधा सामान तोड़ दिया। वो कसम खा रहा है कि वो उन हमलावरों की खाल खींच लेगा। लेकिन अजीब बात यह है कि वो गुंडे शहर से ऐसे गायब हुए कि राहुल के अंगरक्षक पूरे शहर की गलियां छानने के बाद भी उनका एक सुराग तक नहीं ढूंढ पाए। ये दोबारा रोहन ने ही किया है चिनलैंग। मालकिन, प्रिंस रोहन के निवास स्थान से एक बहुत ही जरूरी और गुप्त खत आया है जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से लिखा है।
प्रिया, भविष्य में किसी को सबक सिखाने या बल प्रयोग करने का ये भारी काम तुम पूरी तरह से मुझ पर छोड़ दो। मैं कल ही शहर पहुंच रहा हूं। राहुल को सिर्फ यह लगता है कि मैं बहुत क्रूर और निर्दयी हो चुकी हूं और मुझे चुपचाप सब कुछ सहना चाहिए। लेकिन रोहन, तुम्हें सिर्फ इस बात की चिंता है कि कहीं इन सब चक्करों में मेरे हाथ गंदे ना हो जाएं। रोहन, हम कल मिलते हैं। तुम्हारा धन्यवाद। मालकिन, आज राहुल और नेहा की शादी का शुभ दिन है, लेकिन पुराने रिश्तों का हवाला देकर राहुल ने विशेष रूप से आपके घर एक बेहद साधारण और सस्ती डोली भिजवाई है ताकि आपको एक रखैल के रूप में ले जाया जा सके। अगर आप अभी इस डोली में नहीं बैठी तो आप पूरी जिंदगी कुंवारी रह जाएंगी। एक बड़े घराने की बेटी भला उस जनरल के घर की रखैल बनने क्यों जाएगी? ये डोली कितनी ज्यादा घटिया और फटी पुराने कपड़ों की बनी है। राहुल का परिवार सिर्फ मेरे परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए ये नीच हरकत कर रहा है। इतनी मामूली और घटिया डोली लेकर तुम हमारे दरवाजे पर खड़े होने की जुर्रत कैसे कर सकते हो? तुम्हारे राहुल के परिवार की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर का रास्ता रोकने की? सैनिकों, इस डोली को अभी के अभी तोड़कर फेंक दो। हमारे बड़े मालिक राहुल ने साफ साफ कहा है कि मिस प्रिया ने सिर्फ उनके लिए प्रिंस रोहन के साथ अपना रिश्ता ठुकरा दिया है। इस पूरे शहर में हमारे राहुल भाई के अलावा भला और कौन सा मर्द है जो इनसे शादी करने की हिम्मत करेगा? तुम नीच नौकर, तुम्हारी ये बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? कल सुबह मैं खुद महाराज के दरबार में जाकर तुम्हारे इस जनरल के परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करूंगा। आप अपनी सांसें बर्बाद मत कीजिए। पूरा शहर जानता है कि प्रिया हमारे बड़े मालिक राहुल के प्यार में पूरी तरह अंधी है। चाहे आप महाराज के सामने ही क्यों न चले जाएं, इसे राहुल के घर के पिछले दरवाजे से एक रखैल बनकर ही आना होगा। प्रिया, अगर तुम खुद बाहर नहीं आई तो मैं खुद अंदर आकर तुम्हें घसीटते हुए इस डोली में बांध दूंगा। आखिर ये बदतमीज लड़का कहां से आ गया? जनरल के परिवार के मामलों में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारी जान प्यारी नहीं है? अपनी अंधी आंखें खोलो और देखो, प्रिंस रोहन खुद यहां मौजूद हैं। एक मामूली नौकर होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके सामने भौंकने की? लॉर्ड रोहन, इस राहुल के घर का एक कुत्ता हमारे घर के सामने आकर अपनी सीमाएं पार कर रहा है। मैं आपका छोटा रोहन यहां आने में थोड़ा लेट हो गया, जिसके कारण आपको इस परेशानी का सामना करना पड़ा। रोहन, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। अगर आज तुम समय पर नहीं आते तो इन नीच और घटिया इंसानों की वजह से हमारे घर की प्रतिष्ठा पूरी तरह से खराब हो जाती। मैं आज यहां पूरे साम्राज्य के सामने राजमाता द्वारा तय की गई शाही शादी को मुकम्मल करने और प्रिया के साथ अपनी शादी की तारीख पक्की करने के लिए शगुन के तोहफे लेकर आया हूं। चलिए अंदर चलिए। प्रिंस रोहन के परिवार की तरफ से प्रिया के लिए शगुन के तोहफे पेश किए जाते हैं। 100 किलो शुद्ध सोना, 1000 किलो चांदी, 50 कीमती मोती, 30 रूबी के रत्न, 20 सोने के आभूषण, 1000 एकड़ की उपजाऊ जमीन और शहर की 20 बड़ी दुकानें। ये शगुन के तोहफे तो किसी राजकुमारी के दहेज से भी कहीं ज्यादा बड़े और भव्य हैं। राहुल का परिवार एक फटी पुरानी डोली लेकर आया था और उम्मीद कर रहा था कि बड़े घराने की बेटी को रखैल बनाकर ले जाए। उन्हें सचमुच अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। बड़े मालिक, बाईं तरफ आपकी नई पत्नी का महल है और दाईं तरफ वो दूसरा महल है जिसे आपने सजाया था। आज रात आप कहाँ रुकेंगे? मैं आज रात अपनी पहली पत्नी नेहा के महल में ही रुकूंगा। प्रिया का मिजाज बहुत घमंडी हो चुका है। उसे उस साइड वाले छोटे आंगन में कुछ दिनों के लिए अकेले रहने दो ताकि उसका ये घमंड पूरी तरह से टूट सके। जब उसकी अकड़ ढीली होगी तब मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा। राहुल भाई, कल जब दीदी प्रिया पिछले दरवाजे से इस घर के भीतर आईं तो नियमों के मुताबिक उन्हें आज सुबह आकर मुझे चाय परोसनी चाहिए थी, क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बहू हूं। लेकिन वो बचपन से बहुत लाड प्यार में पली है, इसलिए हमें नियमों में थोड़ी ढील दे देनी चाहिए। आखिर वो एक बड़े अधिकारी की बेटी है। नेहा, नियमों में ढील देने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो इस घर की चौखट के भीतर आ चुकी है तो उसे इस परिवार के सारे नियम मानने ही होंगे। अभी के अभी उस साइड वाले आंगन में जाओ और उस रखैल प्रिया से कहो कि वो यहां आए और मुख्य मालकिन को चाय परोसे। बड़े मालिक, हमने उस साइड वाले आंगन के भीतर और बाहर हर जगह छान मारा, लेकिन वहां मिस प्रिया का कोई नामो निशान नहीं है। वो वहां नहीं है। क्या मतलब वो वहां नहीं है?
पहरेदारों ने तो कहा था कि जो नौकर कल खत लेकर गए थे वो उसे लेकर ही नहीं आए। क्या? प्रिंस रोहन ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर हमारे घर के नौकरों को खदेड़ दिया, उस डोली को तोड़कर फेंक दिया और शगुन के बड़े बड़े बक्से लेकर प्रिया के घर के भीतर चले गए। उन्होंने सरेआम शादी की तारीख भी पक्की कर दी है। ये नामुमकिन है। वो भला रोहन से शादी करने के लिए कैसे तैयार हो सकती है? राहुल भाई, आज हमारी शादी का पहला दिन है। आप इस तरह मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मेरे रास्ते से हट जाओ नेहा। मैं अभी उनके घर जा रहा हूं और इस पूरे धोखे का जवाब मांगकर रहूंगा। महाराज का एक बेहद जरूरी शाही फरमान जारी हुआ है। राहुल के पूरे परिवार को तुरंत हाजिर होने का हुक्म दिया जाए। जनरल का यह परिवार अपने घरेलू मामलों को ठीक से संभालने में पूरी तरह नाकाम रहा है। महाराज, इन्होंने जानबूझकर अपने सगे बेटे राहुल को इस बात की खुली छूट दी कि वो राजमाता द्वारा तय की गई शाही दुल्हन प्रिया को अपने घर की रखैल बनाने की जुर्रत करे। इसीलिए महाराज के आदेशानुसार जनरल को उनके पद से 3 रैंक नीचे डिमोट किया जाता है और उनकी सरकारी तनख्वाह अगले 5 सालों के लिए रोकी जाती है। इसके अलावा राहुल को सरेआम 100 कोड़े मारने की सजा दी जाती है और उस पर जीवन भर के लिए कोई भी सरकारी नौकरी या पद संभालने पर हमेशा के लिए बैन लगाया जाता है। और इस परिवार की जितनी भी औरतें हैं उन्हें सरेआम 30 कोड़े मारे जाएं। बड़े मालिक राहुल, प्रिया के पिता और प्रिंस रोहन ने मिलकर महाराज के सामने आपकी इस नीच हरकत की शिकायत कर दी थी। राजमाता इस बात से बेहद नाराज थीं। महाराज ने सिर्फ आपके दादाजी के पुराने एहसानों को ध्यान में रखकर आपकी जान बख्श दी है, वरना आज इस घर में किसी का सिर धड़ से अलग हो जाता। मेरे प्यारे बेटे, पूरे 100 कोड़े। वो प्रिया का परिवार तुम्हें जान से मारना चाहता था। मां, डॉक्टर ने कहा है कि राहुल भाई की हड्डियां और मांसपेशियां बुरी तरह टूट चुकी हैं। उन्हें इस वक्त पूरी तरह आराम की जरूरत है। कृपया करके आप रोकर अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। अगर इस घर में तुम्हारे जैसी नीच और मामूली औरत को लाने की जिद न की होती, जिसे समाज के सामने पेश करने में भी शर्म आती है, तो आज राहुल ने उस बड़े घराने से कभी दुश्मनी मोल नहीं ली होती। तुम इस घर के लिए एक मनहूस औरत साबित हुई हो नेहा। इस घर की सारी धन दौलत और सरकारी तनख्वाह बंद हो चुकी है और तुम एक बेकार, लाचार और अपाहिज मर्द बन चुके हो, जिस पर जीवन भर के लिए बैन लग चुका है। राहुल, क्या मैंने इतनी साजिशें सिर्फ इसलिए रची थीं कि मैं तुम्हारे इस बर्बाद हो चुके घर में आकर तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी दुख झेलूं? प्रिया, प्रिया, मुझे छोड़कर मत जाओ प्रिया। अब तुम्हें उसकी अच्छाई और उसकी कीमत का एहसास हो रहा है राहुल, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। मालकिन, राहुल को इतनी बुरी तरह पीटा गया है कि उसके शरीर में अब सिर्फ आधी सांसें बची हैं। उसके परिवार की सभी औरतों को सरेआम कोड़े मारे गए हैं और अब उनके मुख्य दरवाजे पर भी ताला लटक चुका है। बाहर लोग क्या कह रहे हैं चिनलैंग? पूरा शहर इस वक्त राहुल के परिवार पर थू थू कर रहा है और उनका मजाक उड़ा रहा है। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने एक बड़े अधिकारी की बेटी का रिश्ता सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया ताकि एक मामूली संगीतकार की बेटी से शादी कर सके, और ऊपर से प्रिंस रोहन की होने वाली पत्नी को रखैल बनाने की जुर्रत की। उन्हें अपने कर्मों का बिल्कुल सही फल मिला है। जीवन भर के लिए सरकारी नौकरी से बैन हो जाना, इससे तो सिर्फ उसकी ताकत छीनी गई है चिनलैंग। लेकिन उन्होंने मेरी पिछली जिंदगी में जो मेरे साथ किया था, उसकी कीमत सिर्फ इस मामूली पिटाई से पूरी नहीं हो सकती। बड़े मालिक, मालकिन, हमारे ज्योतिषियों ने दोनों के कुंडली का मिलान कर लिया है। अगले महीने की 16 तारीख शादी के लिए सबसे शुभ दिन है। मैं उसी दिन शादी की तारीख पक्की करना चाहता हूं। इस बारे में आप दोनों बड़ों का क्या सोचना है? बहुत अच्छा रोहन, जब तुम खुद हर एक काम को इतनी लगन से संभाल रहे हो तो मुझे पूरी तरह तसल्ली है। अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंपकर मुझे अंदर से बहुत सुकून महसूस हो रहा है। प्रिया, कुछ दिनों पहले मैंने चिनलैंग को छूनताओ नाम की एक दासी की जांच करते हुए देखा था, इसलिए मैंने भी अपने गुप्तचरों को उस काम पर लगा दिया था। वो चूनताओ असल में नेहा की ही एक दूर की कजिन है। तुम्हें उसकी क्या हकीकत मिली रोहन? वो हर साल पतझड़ के मौसम में जंगलों के भीतर जाकर एक बहुत ही दुर्लभ और जहरीली जड़ी बूटी इकट्ठा करती है और उसे ऊंचे दामों पर बेचती है। लेकिन वो राहुल से भी बहुत अच्छे से वाकिफ है। मेरे लोगों ने उसे कई बार राहुल के उसी सीक्रेट स्टडी रूम के भीतर आते जाते देखा है। उस स्टडी रूम में एक ऐसी जड़ी बूटी का जहर छिपा है प्रिया,
जो अगर कम समय के लिए दिया जाए तो पेट के बच्चे को मार देता है, और अगर लंबे समय तक दिया जाए तो वो इंसान की हड्डियों में समा जाता है, जिससे इंसान धीरे धीरे तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। तो ये थी मेरी पिछली जिंदगी की वो खौफनाक सच्चाई। कोई ताज्जुब नहीं कि उस जन्म में मेरा वो रहस्यमयी गर्भपात क्यों हुआ था, और मैं क्यों बिस्तर पर पड़े पड़े धीरे धीरे मौत के मुंह में समा गई थी। नेहा और राहुल, तुम दोनों इतने ज्यादा क्रूर और निर्दयी हो सकते हो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन रोहन, तुम बिल्कुल मत डरो, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। पिछली जिंदगी में जब डॉक्टरों ने मुझसे कहा था कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, फिर भी मेरा बच्चा बच नहीं पाया और उसके बाद मेरा पूरा शरीर कमजोर होकर खत्म हो गया, तो मुझे समझ नहीं आया था। लेकिन अब सब साफ था। वो चून ताऊ ही थी जिसने वो जुआन यू नाम का खतरनाक जहर मेरे खाने में मिलाया था। उसी जहर की वजह से मेरा गर्भपात हुआ, मेरा मासूम बच्चा मुझसे छीन लिया गया और अंत में मेरी जान ले ली गई। राहुल दिन रात मेरे उसी महल में मौजूद रहता था। मेरी दवाइयां और काढ़े हमेशा उसी के हाथों से होकर गुजरते थे। ये कैसे मुमकिन है कि उसे इस बात की खबर न हो? उसने जानबूझकर नेहा की इस क्रूर साजिश को अपनी मूक सहमति दी थी। रोहन, मैं नेहा और राहुल को उनके इस गुनाह की सजा देकर रहूंगी। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर इस काम के लिए मुझे कोई सजा भी भुगतनी पड़े तो मैं कल ही राजमाता के सामने अपनी अर्जी लगा दूंगी। लेकिन मैं इस मामले में मेरे परिवार या तुम्हारे प्रिंस के घराने पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी। प्रिया, तुम और मैं अब पति पत्नी हैं और हमारा भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर तुम किसी का अंत करना चाहती हो तो तलवार मैं तुम्हारे हाथों में थमाऊंगा। अगर तुम कोई साजिश रचोगी तो उसके सारे सबूत मिटाने का काम मेरा होगा। तुम चाहे जो भी कदम उठाओ, मेरा यह घराना और तुम्हारा परिवार हमेशा एक साथ खड़े रहेंगे। महाराज के शाही हुक्म से आज से ठीक 3 दिनों के बाद शाही शिकार का आयोजन किया जा रहा है। चौथे दर्जे और उससे ऊपर के सभी बड़े अधिकारी अपने परिवारों के साथ महाराज के इस शिकार अभियान में शामिल हो सकते हैं। हालांकि जनरल के परिवार को इस वक्त सजा दी गई है, लेकिन साम्राज्य के प्रति उनके पुराने योगदान को देखते हुए महाराज ने विशेष रूप से उन्हें भी इस शिकार में शामिल होने की अनुमति दी है। मैं महाराज के इस शाही हुक्मनामे को पूरी गरिमा के साथ स्वीकार करता हूं। साम्राज्य के प्रति पुराना योगदान ये राहुल के परिवार के लिए एक बहुत अच्छा सुरक्षा कवच बना हुआ है चिनलैंग। लेकिन उनका ये कवच अब ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। नेहा और राहुल की मेरे साथ बहुत पुरानी और गहरी दुश्मनी हो चुकी है। वो इस शिकार के मैदान में मेरे खिलाफ कोई न कोई कदम उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। उस घने जंगल में तीरों का कोई भरोसा नहीं होता और मेरे लिए भी ये एक बहुत अच्छा मौका साबित होगा। मैं भरे बाजार में सबके सामने उसे अपनी तलवार खींचने पर मजबूर कर दूंगी। इसके लिए हमें सिर्फ एक ऐसे गवाह की जरूरत होगी जिसका पद और प्रतिष्ठा बहुत बड़ी हो प्रिया, ताकि कोई हमारी बात पर शक न कर सके। रोहन, तुम उस गवाह की चिंता पूरी तरह मुझ पर छोड़ दो। मेरे गुप्त सैनिक पहले से ही उस शिकार के मैदान में तैनात हो जाएंगे। मैं उस औरत को तुम्हें जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की इजाजत कभी नहीं दूंगा। रोहन, क्या इस सब में तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत तो नहीं आएगी? ये मामला हम दोनों से जुड़ा हुआ है प्रिया, तुम इसमें खुद को अकेला क्यों समझ रही हो? राहुल भाई, आपकी दवाई का समय हो चुका है। आपकी चोटें अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं और शिकार के मैदान की हवा बहुत तेज और ठंडी है। आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप वहां ना जाएं। प्रिया वहां आने वाली है नेहा। ये मेरे पास उससे मिलने और उसे देखने का आखिरी मौका है। सिर्फ उस प्रिया को देखने के लिए आप अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार हैं राहुल भाई? प्रिया, अगर तुम मुझसे इसी तरह लड़ना चाहती हो तो ठीक है, आज इस शिकार के मैदान में तुम्हारा अंत होकर रहेगा। प्रिया, प्रिया, आखिरकार तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार हो ही गई। यहां हवा बहुत तेज है, चलो हम दोनों अंदर टेंट में चलकर बात करते हैं। राहुल, तुम अपनी सीमा में रहो, सब लोग यहां खड़े होकर हमें देख रहे हैं, अपने रास्ते पर वापस लौट जाओ। चली जाओ यहां से नेहा। अगर तुम्हारी वजह से प्रिया मुझसे दूर हुई तो मैं तुम्हारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करूंगा। शाही शिकार की शुरुआत की जाए। इस घने जंगल के भीतर हथियारों और तीरों का कोई भरोसा नहीं होता प्रिया। तुम कैंप में ही मेरा इंतजार करना और कहीं बाहर मत जाना। रोहन, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम खाली हाथ वापस नहीं लौटोगे। प्रिया,
क्या तुम्हें आज सुबह वो सफेद लोमड़ी का खूबसूरत स्कार्फ नहीं चाहिए था? मैं आज तुम्हारे लिए इस जंगल की सबसे सुंदर लोमड़ी का शिकार करके लाऊंगा। मालकिन प्रिंस रोहन ने बाहर से ये बेहद सुंदर और साफ सफेद लोमड़ी की खाल भिजवाई है। उन्होंने बहुत फुर्ती दिखाई। इसे अंदर ले आओ चिनलैंग। प्रिया, मुझे पता चला था कि तुम्हें यह खाल चाहिए थी, इसलिए मैं विशेष रूप से पीछे के पहाड़ों पर जाकर सिर्फ तुम्हारे लिए इसका शिकार करके लाया हूं। मुझे जो चीजें चाहिए होती हैं वो मेरे मंगेतर रोहन मेरे लिए खुद लेकर आ जाते हैं। राहुल, जहां तक तुम्हारी इन चीजों की बात है तो इन्हें उठाओ और ले जाकर अपनी पत्नी नेहा को तोहफे में दे दो। प्रिया, मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। दरबार में मिली उन 100 कोड़ों की सजा ने मेरी आंखें पूरी तरह से खोल दी हैं। मुझे तुम्हें रखैल बनने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। क्या तुमने यही बातें अपनी पत्नी नेहा से भी कही हैं राहुल? अगर तुम एक बार मेरे पास वापस लौटने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं खुद महाराज के सामने हाथ जोड़कर उस शाही आदेश को रद्द करने की भीख मांगूंगा। मैं नेहा को इस घर की रखैल बना दूंगा और तुम्हें अपनी पहली पत्नी के रूप में पूरे मान सम्मान के साथ इस घर में वापस लाऊंगा। राहुल, तुम इस वक्त सिर्फ एक नाकाम और लाचार मर्द हो जिस पर जीवन भर के लिए सरकारी नौकरी करने पर बैन लग चुका है। तुम्हारा पूरा परिवार इस वक्त पूरे शहर का मजाक बन चुका है। मैं भला तुम्हारे लिए प्रिंस रोहन जैसे ऊंचे और सम्मानित जीवन साथी को क्यों छोड़ूं? प्रिया, तुम पिछली जिंदगी में कभी इतनी बेरहम और कठोर नहीं थी। चिनलैंग, इस मेहमान को बाहर का रास्ता दिखाओ और इस गंदी चीज को उठाकर बाहर फेंक दो। मालकिन, ये जो बेहद साफ सफेद लोमड़ी की खाल है, ये तो प्रिंस रोहन ने खुद शिकार करके भेजी है, लेकिन इसके नीचे जो दूसरी खाल दबी हुई है वो किसी और ने चुपके से यहां भिजवाई है। प्रिंस ने कहा है कि ये दोनों आपके पास पहुंचा दी जाए ताकि आप अपनी इच्छा के अनुसार इनका जो करना चाहें कर सकें। ये तो वही खाल है चिनलैंग जिसे मैंने अभी अभी राहुल के मुंह पर फेंक कर बाहर निकाला था। राहुल में खुद दोबारा मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उसने चुपके से चीजें अंदर भिजवाने की ये नई चालाकी सीख ली है। इसे इसी वक्त जलती हुई आग के हवाले कर दो और राख बना दो। प्रिंस रोहन ने जो खाल भेजी है उस पर तीर का एक छोटा सा निशान तक नहीं है। उन्होंने सचमुच मेरे लिए बहुत दिल से मेहनत की है। दीदी प्रिया, आप वाकई बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। न सिर्फ प्रिंस रोहन आपके ऊपर अपना सारा प्यार लुटा रहे हैं, बल्कि एक और इंसान अपने इस घायल और बीमार शरीर को खींचते हुए आपके लिए पीछे के पहाड़ों पर लोमड़ी का शिकार करने चला गया। श्रीमती नेहा, क्या आप उस खून से सनी हुई घटिया खाल को जलाने के लिए मुझे दोषी ठहराने की कोशिश कर रही हैं? भरे समाज में अपना मजाक उड़ाना बंद करो। प्रिया, तुम सिर्फ इस प्रिंस रोहन के भरोसे बहुत ज्यादा घमंड दिखा रही हो। अगर तुम में सचमुच हिम्मत है तो क्यों ना आज मेरे साथ शिकार के इस मैदान में एक मुकाबला हो जाए। श्रीमती नेहा, इस जंगल के जानवर बहुत आक्रामक और खूंखार हैं। आपसे तो घोड़े की लगाम तक ठीक से नहीं संभलती। आप भला मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? मुकाबला इस बात पर होगा प्रिया कि हम दोनों में से कौन सबसे पहले शिकार पर निशाना लगाता है। अगर मैं जीत गई तो तुम्हें अपनी सारी शिकार की हुई खालें मुझे सौंपनी होंगी और भरे दरबार में घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगनी होगी। और अगर तुम जीत गई तो मैं भी सबके सामने तुम्हारे पैर पकड़कर माफी मांगूंगी। क्या तुम में ये चुनौती स्वीकार करने का दम है? ठीक है नेहा, मुझे तुम्हारी ये चुनौती मंजूर है। चिनलैंग, मेरे घोड़े को तैयार करो। नेहा, मौत का रास्ता बहुत लंबा और सुनसान होता है। अपने कदमों पर जरा संभलकर चलना। तुम अपना ये तीर सीधे मेरी तरफ तानकर खड़ी हो प्रिया। क्या तुम आज इस घने जंगल में मेरी जान लेने की कोशिश कर रही हो? नेहा, आज इस घने जंगल का सबसे बड़ा और आखिरी शिकार सिर्फ तुम ही हो। जब तुम आज यहां मर जाओगी तो शाही अदालत इसे सिर्फ घोड़े से गिरने और किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाने का एक मामूली हादसा मानकर फाइल बंद कर देगी। तुमने इतनी साजिशें रचकर राहुल को मुझसे छीना था, लेकिन आज तुम राहुल के घर की मुख्य मालकिन बनकर चैन से रहने के बजाय यहां पागलपन दिखाने आई हो। राहुल तो अब एक अपाहिज और बेकार मर्द बन चुका है प्रिया। मैं भला उसके उस बर्बाद घर में रहकर पूरी जिंदगी उसके साथ दुख क्यों झेलूं? लेकिन तुम आखिर एक बड़े अधिकारी की बेटी के रूप में क्यों पैदा हुई जिसके आगे पीछे रोहन और राहुल जैसे बड़े मर्द हमेशा घूमते रहते हैं? तुमने खुद अपने लिए यह मौत का रास्ता चुना है प्रिया। इसके लिए किसी और को दोष मत देना। अब तुम सीधे नर्क में जाओ। महाराज, आप यहां।
जनरल के परिवार की ये बहू बाहर से जितनी सीधी और शांत दिखती है, अगर आज हमने अपनी आंखों से ये सब न देखा होता तो हमें कभी अंदाजा भी नहीं होता कि इस शाही शिकार के मैदान को तुमने अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी और नफरत निकालने का अड्डा बना रखा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सरेआम इसकी जान लेने की कोशिश करो। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। राहुल भाई, मेरी बात सुनिए। इस प्रिया ने जानबूझकर मुझे इस सुनसान रास्ते पर फंसाया है। इसने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया है। क्या मैंने तुम्हें अपने साथ एक सीक्रेट ऑटोमेटिक तीर कमान छिपाकर लाने के लिए मजबूर किया था नेहा, या मैंने जबरदस्ती तुम्हारी उंगली पकड़कर उस कमान का ट्रिगर दबवाया था? बोलिए महाराज के सामने। युवा जनरल राहुल, तुम्हारी ये जो चालाक पत्नी है, अभी अभी इसके मुंह से निकला एक एक शब्द तुम्हारे उस अपाहिज और बेकार होने का मजाक उड़ा रहा था। इसके मुंह से ये घटिया बातें सुनकर तो मेरा खुद का दिल दहल गया है। तुम्हारी ये पुरानी मासूमियत सिर्फ एक दिखावा थी नेहा। राहुल भाई, मैं तो बस एक पल के लिए अपना आपा खो बैठी थी। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हारी ये पाखंडी बातें मुझे अंदर से बीमार कर रही हैं नेहा। सैनिकों, इस दुष्ट और शातिर औरत को इसी वक्त गिरफ्तार करो और कड़ी पूछताछ के लिए इसे सीधे शाही अदालत की काल कोठरी में डाल दो। प्रिया, तुम इस दर्दनाक मौत की हकदार होगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। नेहा, तुम इस कैद खाने में आने के बाद भी इतनी अकड़ दिखा रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम आज भी जीत चुकी हो? मैं आज भी जनरल के परिवार की बड़ी बहू हूं प्रिया। जनरल इस साम्राज्य के बहुत बड़े और पुराने योद्धा रहे हैं। महाराज मुझे ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों के लिए इस जेल में बंद रखेंगे, लेकिन एक बार जब मैं यहां से बाहर निकलूंगी तो मैं ये पक्का करूंगी कि इस पूरे शहर में तुम्हारे और रोहन के लिए सिर छुपाने की जगह भी न बचे। तुम्हें क्या लगता है कि वो जनरल का परिवार तुम्हें बचाएगा नेहा? तुमने सरेआम एक बड़े अधिकारी की बेटी पर जानलेवा हमला करने की जुर्रत की है। जनरल के परिवार ने आज सुबह ही तुम्हारा नाम अपने खानदान के रजिस्टर से हमेशा के लिए काट कर अलग कर दिया है और तुम्हारा तलाकनामा तुम्हारे पिता के घर भिजवा दिया गया है। ये नामुमकिन है। राहुल भाई मुझे कभी इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। वो खुद को इस मुसीबत से नहीं बचा पा रहा है नेहा, तो वो तुम जैसी ठुकराई हुई औरत की परवाह भला क्यों करेगा? क्या तुम्हारी हिम्मत इस शाही अदालत के भीतर किसी पर जुल्म करने की हो सकती है? सैनिकों, मुझे बचाओ। मैं ये सजा स्वीकार नहीं करूंगी। नेहा, मैं अपने हाथ तुम्हारे इस गंदे खून से कभी नहीं रंगूंगी, क्योंकि मैं अपने हाथ गंदे करना नहीं चाहती। शाही अदालत ने तुम्हारे इस जघन्य अपराध के लिए तुम्हें पहले ही मौत की सजा सुना दी है और आज से ठीक 5 दिनों के बाद भरे बाजार में तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। किस आधार पर, किस कानून के तहत प्रिया? मैं इस फैसले को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। आखिर ऐसा क्यों है कि इस दुनिया की हर एक सुख सुविधा और खुशियां हमेशा तुम्हारी झोली में आ जाती हैं और मैंने अपनी पूरी जान लगाकर इतनी साजिशें रची, फिर भी अंत में मेरे हाथ सिर्फ और सिर्फ ये बेइंतहा तबाही और बर्बादी आई। आज से ठीक 5 दिनों के बाद जब तुम्हें उस फांसी के मंच पर ले जाया जाएगा तो मैं खुद अपने किसी वफादार इंसान को वहां तुम्हारा अंत देखने के लिए भेजूंगी। तुम्हें अब इस दुनिया की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है नेहा। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने जो दर्द सहा था, मेरा वो मासूम बच्चा जिसने इस दुनिया में एक बार भी अपनी आंखें नहीं खोली थीं और दम तोड़ दिया था, आज जाकर मेरे उस बच्चे का और मेरे उस पूरे खून का कर्ज पूरी तरह से चुकता हो चुका है। अब तुम चैन से रो सकती हो नेहा। तुम्हारे उन पापों का घड़ा आज फूट चुका है। मालकिन, आज सुबह ही उस शातिर नेहा की बेजान लाश को अदालत के पिछले दरवाजे से बाहर निकाला गया है। क्या जनरल के परिवार ने उसकी लाश को स्वीकार किया? राहुल की मां ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो औरत उनके पूरे खानदान के लिए कलंक थी और वो उसे अपनी पूर्वजों की जमीन पर दफनाने की इजाजत कभी नहीं देंगी। और नेहा के अपने पिता ने भी समाज के डर से अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए हैं। अदालत के कर्मचारियों ने उसकी लाश को एक फटी पुराने कपड़े में लपेटा और शहर के बाहर एक सुनसान बंजर जमीन पर ले जाकर चुपचाप दफन कर दिया। मालकिन, आपका यह बहुत बड़ा प्रतिशोध आज पूरी तरह से पूरा हो चुका है, लेकिन आपके चेहरे पर वो बड़ी खुशी क्यों नहीं दिख रही है? नेहा तो सिर्फ एक मोहरा थी चिन लैंग। इस पूरी साजिश के पीछे जो असली खिलाड़ी था, वो इंसान आज भी बाहर खुलेआम घूम रहा है और चैन की सांस ले रहा है। मुझे हर एक रात को ये बहुत ही अजीब और डरावने सपने क्यों आते हैं? उन सपनों में तुम मेरी रखैल बनी हुई हो और तुम्हें एक छोटे से आंगन में तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता है।
आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है प्रिया? मुझे इसका जवाब दो। प्रिया, ये इस शहर के दक्षिणी कोने की सबसे मशहूर और तुम्हारी मनपसंद मिठाइयां हैं, जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, और साथ ही बगीचे से तोड़े हुए ताजे गुलाब के फूल भी हैं। तुम इन्हें इस गुलदस्ते में सजा सकती हो। युवा जनरल राहुल। उस शातिर नेहा की चिता की राख अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई है, और तुम यहां इतनी जल्दी हाथ में फूल लेकर घूमने निकल पड़े हो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? वो दुष्ट और घिनौनी औरत शुरुआत से ही सिर्फ मौत की हकदार थी प्रिया। मेरे दिल में तो पहले दिन से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तस्वीर बसी हुई है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। राहुल, तुम्हारे इस दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा खुद का स्वार्थ और तुम्हारा घमंड बसा हुआ है। अब जब तुम्हारा पूरा परिवार मिट्टी में मिल चुका है और तुम्हारी ताकत छिन चुकी है, तो तुम सिर्फ इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मेरे पीछे घूम रहे हो। ये सच नहीं है प्रिया। मैं तुम्हें सच कह रहा हूं कि मुझे पिछले कुछ दिनों से लगातार हर रात वही सपने दिख रहे हैं। उन सपनों में हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन तुम बहुत ही कड़वी और दर्दनाक जिंदगी जी रही हो, और अंत में तुम मेरी ही बाहों में दम तोड़ देती हो। मुझे अंदर से बार बार यही महसूस होता है कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं उस जन्म में तुम्हें बचा नहीं पाया था। राहुल, वो जो तुम्हें हर रात दिखाई देते हैं, वो सिर्फ कोई मामूली सपने नहीं हैं। वो तुम्हारी उसी पिछली जिंदगी का खौफनाक सच है। वो तुम्हारी पूरी जिंदगी का वो कर्ज है जो तुम्हें मुझे चुकाना है। तुम्हारी पिछली जिंदगी का कर्ज। आखिर तुम ये कैसी बातें कर रही हो प्रिया? मुझे साफ साफ बताओ। सैनिकों, आगे बढ़ो और इस बदतमीज इंसान को धक्के मारकर हमारे घर से बाहर निकालो। अगर ये दोबारा मेरी चौखट के आसपास भी फटकने की जुर्रत करे, तो लाठियों से पीटकर इसका सिर फोड़ देना। प्रिया, मुझे साफ साफ समझाओ कि आखिर उस जिंदगी का क्या मतलब है। प्रिंस यान इस पूरे साम्राज्य के खिलाफ गद्दारी और तख्ता पलट की एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। उन्हें इसी वक्त मैदान पर मार गिराया जाए। प्रिंस रोहन को उनके पद से बेदखल करके हमेशा के लिए जेल की काल कोठरी में डाल दिया जाए। प्रिंस यान इस बार शाही इम्तिहान के घोटाले का इस्तेमाल करके प्रिंस ची को पूरी तरह फंसाने की साजिश रच रहे हैं। हमें किसी भी तरह प्रिंस ची के लोगों को समय से पहले आगाह करना होगा और उन्हें सुरक्षित निकालना होगा। ये पूरी लिस्ट उनके गुप्त ठिकाने पर पहुंचा दो। पिताजी, कृपया करके अपनी इस बेटी को क्षमा कर दीजिएगा। प्रिंस यान अगर इस साम्राज्य के राजा बन गए, तो न तो हमारा परिवार बचेगा और न ही प्रिंस रोहन का घराना जिंदा बच पाएगा। मेरे पास इस खतरनाक दलदल में उतरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बेटी प्रिया, भले ही मैं महाराज का एक वफादार और ईमानदार अधिकारी हूं, लेकिन मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूं कि प्रिंस जी स्वभाव से बेहद दयालु और न्यायप्रिय हैं। वो इस देश के लिए एक बहुत अच्छे राजा साबित होंगे। जब तुमने अपना अंतिम फैसला कर ही लिया है, तो तुम्हारा ये बूढ़ा पिता हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। ये लो, ये देश की सुरक्षा और रणनीति के वो गुप्त दस्तावेज हैं जिन्हें मैंने रात भर जागकर तैयार किया है। इन्हें भी साथ भिजवा दो। प्रिया, तुम्हें अपने परिवार या हमारे इस घराने को बचाने के लिए अकेले हर एक मुसीबत से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे का जो भी रास्ता है, उसे तुम पूरी तरह मुझ पर छोड़ दो। मैं सब संभाल लूंगा। कैद खाना और तख्ता पलट जैसी ये इतनी खतरनाक और बागी बातें जब आपके कानों तक पहुंची रोहन, तो आपने मुझसे एक बार भी ये नहीं पूछा कि मुझे इन सब बातों के बारे में पहले से कैसे पता था। प्रिया, मुझे तुमसे कुछ भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम जो कुछ भी कह रही हो वो पूरी तरह सच है। मैं तुम्हारे अतीत के उस पूरे दर्द से वाकिफ हूं। वाकिफ। प्रिया, जब प्रिंस यान का इस साम्राज्य पर राज्य था, तब मेरी सारी धन दौलत और पद छीनकर मुझे जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया था। उस कड़कड़ाती ठंड और बर्फबारी के बीच मैं किसी तरह कैद खाने से भाग निकला था और पूरी रात राहुल के घर के उस छोटे से आंगन की दीवार के पीछे चुपचाप खड़ा रहा था। उस भयानक सर्दी में मुझे दीवार के पीछे से तुम्हारे खांसने की आवाज आ रही थी प्रिया। मेरा दिल तुम्हारे उस दर्द को सुनकर रो रहा था, लेकिन मैं उस वक्त इतना बेबस और लाचार था कि मैं चाह कर भी खुद की जान नहीं बचा पा रहा था। तो तुम्हें उस नर्क से कैसे बाहर निकालता? तो इसका मतलब उस कड़कड़ाती ठंड में मेरी खिड़की के बाहर जो इंसान रात भर खड़ा होकर खांस रहा था, वो तुम थे रोहन। राहुल ने मेरे कमरे का कोयला और अंगीठी तक बंद करवा दी थी
ताकि मैं ठंड से तड़प कर मर जाऊं, और तुम वहां बाहर खड़े होकर मेरे लिए आंसू बहा रहे थे। इसीलिए जब इस नई जिंदगी में उस पोलो मैच के दौरान तुमने राहुल के घोड़े पर तीर चलाकर उसकी आंखें बंद कर दी थीं, और उस शाही शिकार के मैदान में जब तुमने अपनी छाती पर तीर खाकर मेरी जान बचाई थी, वो सब सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था रोहन। तुम अपनी उस पिछली जिंदगी की एक एक याद और अपने उस अधूरे प्यार को दिल में समेटकर दोबारा पैदा हुए थे, ताकि मुझे उस नर्क से बचा सको। रोहन, मुझे इस गद्दी या राजा के बड़े पदों का कोई लालच नहीं है। मेरी जिंदगी की एकमात्र इच्छा सिर्फ तुम्हें हर एक मुसीबत से सुरक्षित रखना है। प्रिया, अगर तुम प्रिंस जी का साथ छोड़कर इस पूरे खेल से दूर जाना चाहती हो, तो मैं आज ही प्रिंस यान का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दूंगा। मैं तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी और अपना यह घराना दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं। अगर हम जीत गए तो यह पूरा साम्राज्य तुम्हारे कदमों में होगा, और अगर हम हार गए तो मैं हंसते हंसते तुम्हारे साथ मौत को गले लगा लूंगा। प्रिया, मुझे अपनी पिछली जिंदगी की वो सारी खौफनाक बातें अब पूरी तरह याद आ चुकी हैं। वो कोई मामूली सपना नहीं था, वो हमारा ही पिछला जन्म था। राहुल, अब जब तुम्हें सब कुछ याद आ ही चुका है तो क्या फर्क पड़ता है। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने तुमसे अपनी रखैल के रूप में शादी की थी। मुझे ये भी याद है कि नेहा ने तुम्हारे बच्चे को मार डाला था, और मुझे वो बर्फबारी का दिन भी याद है जब तुमने उस छोटे से आंगन में दम तोड़ दिया था। प्रिया, जब तुम्हारी आखिरी सांसें चल रही थीं, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ था कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। प्रिंस रोहन, पिछली जिंदगी में जब प्रिंस यान ने तख्ता पलट करके इस गद्दी पर कब्जा किया था, तब मुझे तुम्हारे लिए महाराज के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी की भीख नहीं मांगनी चाहिए थी। मुझे उसी वक्त तुम्हें सरेआम फांसी पर लटकने देना चाहिए था। राहुल, तुम इस वक्त सिर्फ एक नाकाम और अपाहिज मर्द हो जिस पर जीवन भर के लिए पाबंदी लग चुकी है। अगर मैं आज इस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर तुम्हारी जान भी ले लूं, तो महाराज मुझसे एक सवाल पूछने की जुर्रत कभी नहीं करेंगे। प्रिया, मैंने अपनी पिछली जिंदगी में तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया था। जब तुम्हारा गर्भपात हुआ था और तुम पूरी रात रोती रहती थी, तब भी मैंने तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकाला था। मैंने सिर्फ तुम्हें आराम करने के लिए उस साइड वाले छोटे आंगन में भेजा था। आखिर तुम मुझसे और किस चीज की उम्मीद कर रही थी? तुम्हारी इस जिद का क्या मतलब है? राहुल, तुमने और नेहा ने मिलकर मेरे पेट में पल रहे उस मासूम बच्चे को बेरहमी से मार डाला। कड़कड़ाती ठंड में मेरे कमरे का कोयला बंद करवा दिया, ताकि मैं भूख और बीमारी से तड़प तड़प कर मर जाऊं, और तुम इस घिनौने अपराध को अच्छा बर्ताव कहते हो? तुमने मुझे उस छोटे से आंगन में सिर्फ इसलिए भेजा था क्योंकि मैं तुम्हारी और उस नेहा की आंखों में एक कांटे की तरह चुभती थी, और मेरा वहां रहना जनरल के रूप में तुम्हारे घमंड को ठेस पहुंचाता था। पिताजी, मैंने आने वाले शुभ दिनों की सारी तारीखें देख ली हैं। अगले महीने की 16 तारीख इस शादी के बंधन में बंधने के लिए सबसे ज्यादा पवित्र और शुभ दिन है महाराज। मैं राजमाता के इस असीम प्यार और उनके इस शाही आदेश को पूरे दिल से स्वीकार करती हूं। मैं इस शादी के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मैं आज इस भरे दरबार में ये कसम खाता हूं कि इस नई जिंदगी में मेरी पत्नी के रूप में सिर्फ और सिर्फ प्रिया रहेगी, और मैं जीवन में कभी किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। ससुर जी, शादी की सारी तैयारियां और सजावट मैंने पूरी तरह से प्रिया की पसंद और उसकी इच्छा के हिसाब से तय कर दी हैं। आप कृपया करके एक बार इसे देख लीजिए। मालकिन, प्रिंस रोहन ने आपके लिए शादी का जोड़ा बनाने के लिए विदेशों से बेहद कीमती और सुंदर रेशम के कपड़े भिजवाए हैं, ताकि आप अपनी पसंद का कपड़ा चुन सकें। अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद नहीं आता, तो मैं और सिपाही भेजकर नए कपड़े मंगवाती हूं। चिन लैंग रोहन जो भी चीजें भेजते हैं, वो स्वाभाविक रूप से इस पूरे साम्राज्य में सबसे बेहतरीन और कीमती होती हैं। मुझे ये मंजूर है। युवा राहुल, तुम्हारे ऊपर शराब खाने का पिछले आधे महीने का उधार बाकी है। हमारा ये बहुत छोटा सा बिजनेस है। भलाई इसी में है कि तुम अपनी शराब कहीं और जाकर पियो और यहां दोबारा दिखाई मत देना। अगले महीने की 16 तारीख को वो प्रिया हमेशा के लिए उस रोहन की पत्नी बनने जा रही है। हा हा हा, सब कुछ खत्म हो गया। प्रिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। कृपया करके मेरे पास वापस लौट आओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। महाराज, एक बहुत ही दुखद और जरूरी सूचना है। जांगजो और लिंगजो इलाके की बड़ी नदियां
उफान पर आ चुकी हैं, जिसकी वजह से वहां बहुत भयानक बाढ़ का संकट खड़ा हो गया है। अभी तो गर्मियों की शुरुआत ही हुई है और हमारा आधा साम्राज्य पूरी तरह पानी में डूब चुका है। हमारे राजस्व मंत्रालय के बड़े अधिकारी इस वक्त कहाँ सो रहे हैं? राहत कोष की धन दौलत वहां कब तक पहुंचाई जाएगी? पिताजी, कृपया करके अपने इस गुस्से को थोड़ा शांत कीजिए। बाढ़ की स्थिति वहां कितनी गंभीर है, इसके बारे में अभी हमारे पास पूरी रिपोर्ट नहीं है। मेरा यह मानना है कि हमें सबसे पहले एक शाही कमिश्नर को जांच के लिए दक्षिण की तरफ भेजना चाहिए, और जब वहां से पूरी हकीकत सामने आ जाए तभी हमें सरकारी खजाना खोलना चाहिए, वरना यह राहत राशि बीच में ही गायब हो सकती है। जब तक आपका कमिश्नर वहां पहुंचकर जांच पूरी करेगा, तब तक हमारा आधा देश लाशों के ढेर में तब्दील हो चुका होगा। भाई साहब, सरकारी खजाने की इस धन दौलत को हम इस तरह आंखें बंद करके नहीं बांट सकते। महाराज, मैंने पिछले महीने ही वहां की असामान्य बारिश को भांप लिया था, इसलिए मैंने अपने निजी खजाने से पैसे खर्च करके वहां के मुख्य बांधों को समय से पहले ही मजबूत करवा दिया था और वहां अनाज और दवाइयों का भारी स्टॉक जमा कर दिया था। इस वक्त वहां के बांध पूरी तरह सुरक्षित हैं। महाराज को सिर्फ सरकारी गोदामों के दरवाजे खोलने का आदेश जारी करना है और इस तबाही को पूरी तरह से रोका जा सकता है। बहुत शानदार रोहन। मुसीबत के समय इतनी बड़ी सूझबूझ दिखाना सचमुच एक राजा के वारिस होने की पहचान है। हमारा यह शाही फरमान है, प्रिंस जी को तुरंत इस राहत अभियान का मुख्य कमांडर नियुक्त किया जाता है और वो इसी वक्त दक्षिण की तरफ रवाना हो। प्रिंस जी ने दक्षिण की उस भयानक बाढ़ को पूरी तरह शांत कर दिया है मालकिन। आज सुबह ही महाराज ने भरे दरबार में उनकी जमकर तारीफ की है और कहा है कि उनके भीतर इस देश का अगला राजा बनने की पूरी काबिलियत है। प्रिंस यान उस राहत कोष की आड़ में समय बर्बाद करना चाहते थे ताकि वो अपनी जेबें भर सकें चिनलैंग। प्रिंस जी के इस कड़े कदम ने उनके भ्रष्टाचार का वो सबसे बड़ा जरिया हमेशा के लिए बंद कर दिया है। पीठ पीछे इतना बड़ा झटका खाने के बाद वो प्रिंस यान अब पूरी तरह से बौखला चुके होंगे और कोई ना कोई खतरनाक कदम उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर वो कोई कदम नहीं उठाएंगे चिनलैंग, तो हम उन्हें रंगे हाथों कैसे पकड़ेंगे? प्रिंस जी को संदेश भिजवाओ कि वो राजधानी लौटते समय रास्ते में छिपे हुए खतरों और तीरों से पूरी तरह सावधान रहें। महाराज, पूर्व की तरफ से एक बहुत ही खौफनाक खबर आई है। वहां टिड्डियों के भारी दल ने हमला कर दिया है, जिसकी वजह से 30,000 एकड़ की पूरी फसल पूरी तरह तबाह हो चुकी है। वहां के लोग भूख के मारे पेड़ों की छाल खाने पर मजबूर हो चुके हैं। महाराज, उस इलाके में टिड्डियों का हमला होना एक आम बात है। वहां के स्थानीय अधिकारियों के पास इससे निपटने के तरीके होने चाहिए। अगर हम हर छोटी बात पर सरकारी गोदाम खोलते रहे तो हमारे अधिकारी पूरी तरह आलसी हो जाएंगे। हमें वहां के अमीर जमींदारों को आदेश देना चाहिए कि वो अनाज दान करके लोगों की जान बचाएं। वो अमीर जमींदार इस वक्त अनाज को छुपाकर बैठ चुके हैं ताकि महंगाई 10 गुना ज्यादा बढ़ सके। राहुल, जब तक वो जमींदार अनाज दान करने का नाटक पूरा करेंगे, तब तक वहां के लाचार लोग भूख के मारे दम तोड़ चुके होंगे। महाराज, मैं खुद कमिश्नर बनकर इसी वक्त वहां जाने के लिए तैयार हूं। अगर मैं इस टिड्डियों के संकट को शांत नहीं कर पाया तो मैं खुद अपना सिर आपके कदमों में रख दूंगा। बहुत अच्छे रोहन, हम तुम्हें यह शाही तलवार सौंपते हैं। तुम्हें वहां जो सही लगे तुम वो फैसला करने के लिए पूरी तरह आजाद हो। प्रिंस रोहन, इस सरकारी गोदाम का सारा अनाज सिर्फ हमारी सेना के राशन के लिए सुरक्षित रखा गया है। युद्ध मंत्रालय के लिखित आदेश के बिना मैं इस गोदाम का एक दाना भी बाहर निकालने की जुर्रत कभी नहीं कर सकता। जब एक योद्धा मैदान में खड़ा होता है तो वो जनता की जान बचाने के लिए महाराज के आदेश का इंतजार नहीं करता। अधिकारी, इन लाचार लोगों की जिंदगी इस वक्त सबसे ज्यादा कीमती है। गोदाम के दरवाजे खोलो और अनाज बाहर निकालो। पूरे शहर में ये मुनादी करवा दो कि हमारी सरकार 10 तांबे के सिक्कों में 1 किलो टिड्डियां खरीदेगी। सभी लोग आग जलाएं, जाल बुने और टिड्डियों को पकड़कर अनाज के बदले एक्सचेंज करें। प्रिंस रोहन, आपने हमारी और हमारे बच्चों की जान बचा ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मालकिन, वहां से बहुत बड़ी और सुखद खबर आई है। प्रिंस रोहन की इस सूझबूझ की वजह से वहां का पूरा संकट हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। वहां के लोगों ने खुश होकर अपने हाथों से
एक बहुत बड़ा सम्मान पत्र तैयार किया है, जिसे लेकर वो खुद राजधानी आ रहे हैं। आज सुबह दरबार में उस सम्मान पत्र को देखकर महाराज ने सीधे हमारे गृह मंत्रालय को आदेश दे दिया है कि वो अगले राजा की ताजपोशी के सारे शाही कपड़ों और नियमों की तैयारी शुरू कर दें। प्रिंस यान के पूरे गुट के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका है। बैक टू बैक 2 बड़ी जीतों के बाद और जनता का दिल पूरी तरह जीत लेने के बाद प्रिंस जी को इस देश का अगला राजा बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। चिन लैंग, प्रिंस यान ने इस गद्दी के लिए बहुत सालों तक साजिशें रची हैं। वो इतनी आसानी से अपनी हार स्वीकार करके चुप नहीं बैठेंगे। जब इंसान पूरी तरह चारों तरफ से घिर जाता है तो वो पूरे खेल के बोर्ड को पलटने की कोशिश करता है, और वो राहुल भी अपनी बची कुची प्रतिष्ठा बचाने के लिए अब सीधे उन्हीं के खेमे में शामिल होने के लिए जाएगा। शाही कपड़ों की तैयारी बहुत तेजी से चल रही है प्रिंस यान। महाराज मेरे सारे रास्ते बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिंस जी ने इस वक्त जनता के दिलों पर कब्जा कर रखा है। अगर हमने थोड़ी भी और देरी की तो हमारी सेना के लिए जो अनाज हमने छुपा कर रखा है वो भी बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। क्यों ना हम इस ताजपोशी के समारोह से पहले ही हमला कर दें। राजधानी के बाहर की 3 बड़ी सैन्य टुकड़ियों में से 2 टुकड़ियां सीधे प्रिंस जी के इशारे पर काम करती हैं। हमारे पास इस वक्त जो कुछ 1000 निजी सैनिक हैं, उनके दम पर शाही महल के अंगरक्षकों पर हमला करना सीधे मौत के मुंह में कूदने जैसा है। हमें शहर के दरवाजे तोड़ने के लिए बाहर से एक बहुत बड़ी और खूंखार घुड़सवार सेना की जरूरत होगी। मैं यहां कब से ये सोच रहा था कि आखिर हमारे गुप्त कमरे में कौन आया है, तो ये उस जनरल का नालायक और अपाहिज बेटा राहुल है, जो अपनी खुद की औरत को भी अपने पास संभाल कर नहीं रख पाया। क्या तुम यहां अपनी जान देने आए हो राहुल? प्रिंस यान, आपके पास इस वक्त शहर के दरवाजों को ढाने के लिए कोई बड़ी घुड़सवार सेना नहीं है ना? मैं वो पूरी सेना आपके कदमों में लाकर रख सकता हूं। तुम पर तो जीवन भर के लिए सरकारी नौकरी करने पर बैन लग चुका है राहुल। तुम भला मुझे इतनी बड़ी सेना कैसे सौंप सकते हो? अपने पिता के उस शाही टाइगर मेडल के दम पर प्रिंस, जो इस वक्त मेरे हाथों में है, इसके एक इशारे पर उत्तर पश्चिम के पूरे 30,000 खूंखार घुड़सवार सैनिक सीधे राजधानी की तरफ मार्च करने के लिए तैयार खड़े हैं। क्या बात है, बहुत शानदार। अगर हमारी ये साजिश कामयाब हो गई तो मैं तुम्हें इस देश की सेना का सबसे बड़ा जनरल बना दूंगा, और मुझे इनाम में सिर्फ और सिर्फ वो प्रिया चाहिए प्रिंस, वो मेरी पत्नी बनेगी। ठीक है राहुल, जैसे ही मैं इस गद्दी पर बैठूंगा मैं तुम्हें सबसे बड़ा सैन्य पद सौंप दूंगा, और जहां तक उस प्रिया की बात है तो मैं खुद उसे जंजीरों में बांधकर तुम्हारे कमरे के भीतर भिजवा दूंगा। ये मेरा वादा है। आप अब बूढ़े हो चुके हैं, फालतू की जिद करना बंद कीजिए। राहुल, तुम होश में तो हो? इस तरह की नीच हरकत करना बंद करो। पिताजी, आपका ये बेटा इस बार कोई तमाशा खड़ा करने नहीं आया है। मैं तो बस अपने इस पूरे परिवार के खोए हुए मान सम्मान को वापस पाने और नए राजा को गद्दी पर बैठाने का सबसे बड़ा शगुन लेने आया हूं। एक बार जब मैं इस साम्राज्य का सबसे बड़ा सेनापति बन जाऊंगा तो वो प्रिया चाहकर भी मुझसे दूर नहीं भाग पाएगी। आगे बढ़ो सैनिकों, जो भी हमारे रास्ते में आए उसे इसी वक्त मौत के घाट उतार दो। जो इंसान सबसे पहले महाराज के इस मुख्य शयन कक्ष के भीतर कदम रखेगा उसे इनाम में पूरे 10,000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे और उसे इस साम्राज्य का सबसे बड़ा जमींदार बना दिया जाएगा। पिताजी, आपकी उम्र पूरी हो चुकी है। इस राजपाट को छोड़ने का ये शाही फरमान चुपचाप लिख दीजिए। मैं महाराज के सामने हाथ जोड़कर आपके इस तीसरे बेटे की जान बख्शने की भीख मांग लूंगा। तुम जैसे गद्दार और नालायक बेटे ने सिर्फ कुछ 1000 लालची सैनिकों के दम पर इस साम्राज्य के खिलाफ बगावत करने और गद्दी छीनने की जुर्रत कैसे की? भाई साहब, हमारी शाही सेना किसी भी पल इस महल के दरवाजों को तोड़कर भीतर आ जाएगी। आपके पास पीछे हटने के लिए ये आखिरी मौका है। अपनी इस बेवकूफी को यहीं रोक दीजिए। शाही सेना इस वक्त इस महल के दरवाजों के आसपास भी नहीं भटक सकती भाई साहब। उत्तर पश्चिम की पूरी 30,000 खूंखार घुड़सवार सेना ने इस वक्त राजधानी के सभी 9 दरवाजों को चारों तरफ से घेर लिया है। अब यहां से एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। प्रिया, एक बार जब मुझे इस नए राजा को गद्दी पर बैठाने का सबसे बड़ा इनाम मिल जाएगा तो मैं भी देखना चाहूंगा कि वो रोहन भला मेरे सामने टिकने की हिम्मत कैसे करता है। महाराज,
बहुत ही खौफनाक खबर है। राहुल ने अपने पिता का वो शाही मेडल चुराकर उत्तर पश्चिम के पूरे 30,000 सैनिकों को साथ मिला लिया है और पूरे महल को चारों तरफ से घेर लिया है। हमारी शाही सेना बाहर ही फंसी हुई है और अंदर आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। पिताजी, क्या आपने सुना? पूरे 30,000 खूंखार घुड़सवार सैनिक। आज की रात के बाद ये पूरा साम्राज्य सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। प्रिया, इस वक्त रोहन और प्रिंस जी के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। वो पूरी तरह से मौत के मुंह में घिर चुके हैं। तुम इसी वक्त मेरे साथ चलो। राहुल, तुम सिर्फ मुझे ये बकवास बातें बताने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर मेरे महल के सामने आए हो? प्रिया, प्रिंस यान बहुत जल्द इस साम्राज्य के राजा बनने जा रहे हैं और मैं इस देश की सेना का सबसे बड़ा जनरल बनने जा रहा हूं। वो रोहन तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी में जो सुख सुविधाएं नहीं दे सकता, मैं तुम्हें उससे 2 गुना मान सम्मान देने के लिए तैयार हूं। सबसे बड़ा सेनापति। राहुल, तुम सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने घमंड के लिए 29,000 मासूम सैनिकों की जान को दांव पर लगा रहे हो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए हुआ है प्रिया। जब तक तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो, मैं आज इस भरे समाज के सामने कसम खाता हूं कि तुम्हें अपने घर की सबसे बड़ी और इकलौती पत्नी का दर्जा दूंगा। आज के बाद कोई दूसरा मर्द तुम्हें आंख उठाकर देखने की जुर्रत भी नहीं कर पाएगा। तुम हमेशा सिर्फ मेरी रहोगी। ठीक है राहुल, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। शहर के मुख्य दरवाजे इस वक्त सुरक्षित नहीं हैं। ये जो गुप्त रास्ता है, ये सीधे शहर के बाहर की तरफ निकलता है। हमारी मुख्य सेना यहां से सिर्फ 5 मील की दूरी पर तैनात है। लेकिन राहुल, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि वो 30,000 सैनिक तुम्हारे इस धोखे के बारे में जानने के बाद तुम्हारा हुक्म मानने से इनकार कर देंगे? प्रिया, तुम बिल्कुल फालतू की चिंता कर रही हो। वो शाही मेडल इस वक्त सीधे मेरी इस पोशाक के भीतर छिपा हुआ है। वो उत्तर पश्चिम की पूरी सेना सिर्फ और सिर्फ इस मेडल की ताकत को पहचानती है। जब तक ये मेरे पास है, मेरा हुक्म ही उनके लिए सबसे बड़ा कानून है। प्रिया, जरा सामने देखो। ये 30,000 खूंखार घुड़सवार सैनिक इस वक्त पूरी तरह से सिर्फ मेरे इशारों पर नाच रहे हैं। एक बार जब आज की ये रात गुजर जाएगी, तो मैं इस साम्राज्य का सबसे बड़ा जनरल बन जाऊंगा और तुम पूरे देश की सबसे प्रतिष्ठित सेनापति की पत्नी कहलाओगी। सेनापति की पत्नी? राहुल, क्या यही वो शगुन का तोहफा है जिसे तुम उन 30,000 मासूम सैनिकों के खून का सौदा करके मेरे पास लेकर आए हो? इतिहास हमेशा जीतने वाले के हिसाब से लिखा जाता है प्रिया, और हारने वाले को हमेशा गद्दार कहा जाता है। जब तक मैं तुम्हें अपने पास रख सकता हूं, तब तक मेरे लिए इन कुछ हजार मामूली सैनिकों की जान की कोई कीमत नहीं है। प्रिया, तुमने मेरे पेट में तलवार क्यों घोंप दी? राहुल, अपनी पिछली जिंदगी में तुमने नेहा के साथ मिलकर मेरे पेट में पल रहे उस मासूम बच्चे को बेरहमी से मार डाला था। कड़कड़ाती ठंड में मेरे कमरे का कोयला बंद करवा दिया था ताकि मैं भूख और बीमारी से तड़प तड़प कर उस छोटे से आंगन में दम तोड़ दूं। और इस नई जिंदगी में तुमने अपने घमंड के लिए पूरे साम्राज्य के खिलाफ बगावत कर दी और इन मासूम सैनिकों के खून की नदियां बहा दी। और तुम इस नीच हरकत को मेरे लिए किया हुआ प्यार कहते हो? तुम्हारे जैसा इंसान जो खुद को भगवान समझकर दूसरों की जिंदगी को चींटियों के समान समझता है, वो इस धरती पर एक पल भी जिंदा रहने के लायक नहीं है। तुम्हारा अंत आज मेरे ही हाथों होना लिखा था राहुल। उत्तर पश्चिम के सभी बहादुर सैनिकों, मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रिंस यान ने इस साम्राज्य के खिलाफ गद्दारी की है और महल पर हमला किया है। ये पूरी तरह से देशद्रोह है। राहुल ने अपने पिता का वो शाही मेडल चुराकर तुम्हें इस बगावत की आग में झोंका था, जिसे मैंने अभी अभी मौत के घाट उतार दिया है। रोहन की सेना ने इस वक्त इस पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। अब फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथों में है। या तो तुम इस गद्दार का साथ देकर मौत के मुंह में कूद जाओ, या अपने हथियार डालकर अपने घर वापस लौट जाओ। ये सारे हालात अब पूरी तरह से शांत हो चुके हैं मालकिन। रोहन की सेना ने पूरी बहादुरी से इस बगावत को कुचल दिया है। उत्तर पश्चिम के सभी 30,000 सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए हैं और आत्मसमर्पण कर दिया है। प्रिंस यान, तुम्हारी ये साजिश पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। ये पूरी तरह से नामुमकिन है। मैंने इतने सालों तक इतनी बड़ी रणनीति तैयार की थी, इतनी साजिशें रची थीं,
फिर भी अंत में मैं महल की एक मामूली सी औरत के हाथों पूरी तरह हार गया। यान, तुम्हारी हार इसलिए हुई क्योंकि तुमने हमेशा अपने ही बहादुर सैनिकों की जान को अपने स्वार्थ की सीढ़ी बनाया, और उससे भी बड़ी भूल ये की कि तुमने प्रिया के हौसले और उसकी बुद्धिमत्ता को बहुत कम आंकने की जुर्रत की। भाई साहब, अब आपका ये खेल पूरी तरह खत्म हो चुका है। महाराज के सामने अपने सारे गुनाह कबूल कर लीजिए। कल रात कुछ गद्दारों ने महल पर हमला करके तख्ता पलट करने की बहुत बड़ी कोशिश की थी, लेकिन हमारे वफादार मंत्रियों और सैनिकों ने अपनी जान दांव पर लगाकर हमारी रक्षा की है। प्रिंस जी ने अपनी अद्भुत युद्ध नीति और सूझबूझ से इस पूरे साम्राज्य को एक बहुत बड़े विनाश से बचा लिया है। इसीलिए महाराज के आदेशानुसार प्रिंस जी को इसी वक्त इस साम्राज्य का नया राजा और उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। मैं महाराज के इस अटूट विश्वास और इस असीम कृपा के लिए पूरे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस गद्दी पर बैठकर हमेशा अपनी जनता की सुरक्षा और उनकी खुशहाली के लिए काम करूंगा। रोहन ने इस विद्रोह को शांत करने में बहुत ही असाधारण और वीरतापूर्ण कार्य किया है। आज से ही उन्हें प्रिंस का मुख्य पद सौंपा जाता है और उन्हें विशेष शाही पोशाक से सम्मानित किया जाता है। मैं महाराज के इस सर्वोच्च सम्मान को सहर्ष स्वीकार करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिस प्रिया, कृपया करके आप आगे आएं और अपना शाही पुरस्कार स्वीकार करें। भले ही आप एक महिला हैं, लेकिन आपने जिस अदम्य साहस का परिचय दिया है, अकेले दुश्मनों के कैंप के भीतर जाकर उस शाही मेडल को छीन लिया और बिना खून बहाए उन 30,000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, वो सचमुच वंदनीय है। महाराज की तरफ से आपको इस साम्राज्य की सबसे प्रतिष्ठित पहली श्रेणी की महिला कंसॉर्ट का पद दिया जाता है और सोने का शाही मुकुट सौंपा जाता है। महाराज, आपकी ये बेटी तो सिर्फ एक नागरिक होने के नाते अपना कर्तव्य पूरा कर रही थी। ये सब सिर्फ और सिर्फ महाराज के अच्छे भाग्य की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। यान, तुमने गद्दी के लालच में सेना के साथ मिलकर इस महल को घेरने का जो देशद्रोह किया है, उसके लिए तुम्हें इसी वक्त तुम्हारे सारे पदों से बेदखल किया जाता है और जीवन भर के लिए शाही कैद खाने की काल कोठरी में बंद करने का आदेश दिया जाता है। तुम आज के बाद कभी इस दुनिया की रोशनी नहीं देख पाओगे और इस साजिश में शामिल जितने भी गद्दार अधिकारी हैं, उनकी सारी संपत्ति जब्त करके उन्हें 5 दिनों के भीतर फांसी की सजा दी जाए। मालकिन, शादी का शुभ मुहूर्त आ चुका है। बारात आपके दरवाजे पर खड़ी है। मेरी प्यारी बेटी प्रिया, तुम आज इस जोड़े में साक्षात लक्ष्मी के समान सुंदर दिख रही हो। जब तुम आज इस घर से विदा होकर प्रिंस रोहन के महल में जाओगी, तो तुम वहां की मुख्य मालकिन कहलाओगी। अगर जिंदगी में कभी तुम्हें कोई दुख या परेशानी छूने की कोशिश भी करे, तो हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारे पिता का ये घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। पिताजी, आपकी ये बेटी आपकी कही एक एक बात को हमेशा अपने दिल में संजोकर रखेगी। इस पूरे शहर में 3 मील लंबी ये जो लाल रंग की भव्य बारात दिखाई दे रही है, इसे देखकर तो ऐसा लगता है मानो प्रिंस रोहन ने अपनी पूरी धन दौलत और दिल खोलकर इस शादी पर न्यौछावर कर दिया हो। प्रिया, आखिरकार हम दोनों अपने घर आ चुके हैं। मैंने अपनी जिंदगी के 2 पूरे जन्म सिर्फ इस घूंघट को अपने हाथों से उठाने के लिए बेसब्री से इंतजार किया है। अपनी पिछली जिंदगी में तो मुझे कभी इस शादी की खुशी और सुख नसीब नहीं हो पाया था रोहन, लेकिन इस जन्म में जब हम दोनों ने मिलकर यह पवित्र अमृत पिया है, तो हमारा ये अटूट बंधन अब 7 जन्मों के लिए मुकम्मल हो चुका है। अतीत के वो सारे कड़वे और खौफनाक सपने अब हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। अब हमारी इस नई जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ प्यार की मिठास घुली रहेगी। रोहन, मैंने आज तक तुमसे एक बात नहीं पूछी, तुम्हें पहली बार मुझसे प्यार कब हुआ था? उस पोलो मैच के मैदान में प्रिया, जब तुमने अपने एक तीर से राहुल के उस घमंड को मिट्टी में मिला दिया था और अपना धनुष फेंककर बड़े स्वाभिमान के साथ वहां से चल दी थी। उस दिन भले ही तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था, लेकिन तुम्हारी उसी बेबाकी और तेज ने सीधे मेरे दिल को छू लिया था। उस दिन मैंने अपने मन में यह कसम खा ली थी कि इतनी साहसी और स्वाभिमानी स्त्री ही इस जीवन में मेरी पत्नी बनने के लायक है। प्रिया, जब तक मैं तुम्हारे साथ जिंदा हूं, मैं इस दुनिया की कोई भी आंच या दुख तुम्हारे तक कभी नहीं पहुंचने दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। मालकिन, बधाई हो।
डॉक्टरों ने अभी अभी आपकी नब्ज देखकर ये बहुत बड़ी खुशखबरी दी है कि आप 1 महीने की गर्भवती हैं। क्या ये बात पूरी तरह सच है? हाँ मालकिन, ये बिल्कुल सच है। लेकिन डॉक्टर ने यह भी कहा है कि आपका शरीर थोड़ा नाजुक है, इसलिए शुरुआती 3 महीनों तक आपको पूरी तरह आराम करना होगा और भारी काम से दूर रहना होगा। महल के सभी सेवकों को यह सख्त आदेश जारी कर दिया जाए कि आज के बाद पूरे महल में कोई भी जोर से पैर पटककर नहीं चलेगा। सभी खुशबूदार और तीखी चीजों को महल से तुरंत बाहर कर दिया जाए। रोहन, आप तो मुझे कुछ ज्यादा ही नाजुक समझ रहे हैं। मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूं। नहीं प्रिया, आज के बाद से मैं दरबार के सारे कामों से छुट्टी ले रहा हूं। तुम जहां भी जाओगी, मैं हर पल साए की तरह तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये लो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए गोदाम से विशेष रूप से 100 साल पुरानी जड़ी बूटियां और सूप भिजवाया है। तुम्हें इसे रोज पीना होगा ताकि तुम्हारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। इसका स्वाद वाकई बहुत ज्यादा अच्छा और संतुलित है रोहन। आज बाहर हवा बहुत तेज है प्रिया, तुम्हें टहलने जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद बैठकर तुम्हें तुम्हारी मनपसंद कहानियों की किताब पढ़कर सुनाऊंगा ताकि तुम्हारा मन लगा रहे। प्रिंस रोहन, बहुत बहुत बधाई हो। मालकिन ने एक बहुत ही सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। प्रिया, तुमने बहुत कष्ट झेला है। हमारे इस पूरे जीवन में सिर्फ यही एक इकलौता बच्चा रहेगा। मैं तुम्हें दोबारा कभी इस दर्द से गुजरने नहीं दूंगा। रोहन, हमारे इस बच्चे का कोई बहुत ही सुंदर सा नाम रखिए ना। हम अपने इस प्यारे बेटे का नाम अमन रखेंगे प्रिया।